हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अरुण चित्रा और स्टडी ग्रुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। एवरीथिंग इज फाइन। क्लास को स्टार्ट करें, फटाफट बताइएगा। देखिए लगभग मुझे ऐसा लगता है 1 से 1.5 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद मैं इस टाइम पर आ रहा हूं 8 बजे। नहीं तो आज से 10 दिन पहले मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस ले रहा था एडिटोरियल की, और वो भी मैं 9 बजे ले रहा था। तो जो एडिटोरियल का हमारा टाइम है वो सुबह 8 बजे का है। पोस्टर पे 8 बजे लिखा भी हुआ था। 9 बजे हाथ में लगने की वजह से सुबह ज्यादा ठंड होती थी, तो इसलिए मैं सुबह सुबह 8 बजे नहीं ले पाता था एडिटोरियल। अब क्योंकि प्लेटफॉर्म भी चेंज हो चुका है, सारी चीजें अब स्टडी के ऊपर हो रही हैं, तो मैंने टाइम को भी स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब एडिटोरियल की क्लास आपकी सुबह 8 बजे होगी। 8 से 9, 9:15 जब तक एडिटोरियल चलेगा, आप लोग सुबह सुबह एडिटोरियल से फ्री होके फिर आप जो मर्जी चाहें अपना अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? क्लास को स्टार्ट करें। प्लीज एक बार कंफर्म करिएगा, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। एडिटोरियल में क्या है खास, मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं जो भी एडिटोरियल यहां पे करवाता हूं, मैं कोई भी न्यूज़पेपर से एडिटोरियल आप लोगों को उठा करके करवाता हूं। बस शर्त यह है उस एडिटोरियल का टॉपिक एग्जाम रेलिवेंट होना चाहिए। ना तो मैं पॉलिटिक्स वाला कोई एडिटोरियल करवाता हूं, ना तो मैं कोई स्पोर्ट्स वाला एडिटोरियल करवाता हूं। मेरे लिए जो टॉपिक एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक होता है, मैं वही करवाता हूं। ज्यादातर मेरे जो एडिटोरियल होते हैं वो इकोनॉमिक बेस्ड होते हैं, फाइनेंस बेस्ड होते हैं, जिससे कि हमारे को उसकी वोकैबुलरी पता लग सके, और वही वोकैबुलरी एग्जाम में आती है। तभी सबसे ज्यादा जो वोकैबुलरी मैच होती है एग्जाम में, वो इन्हीं एडिटोरियल में से होती है जो आपके सामने मैं लेकर के आता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे लिए एडिटोरियल आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, चलिए भाई फटाफट देखते हैं आज की क्लास में है क्या। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल आपको अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप सर्च करिएगा स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा। लगभग 36-37,000 स्टूडेंट है, वो वाला चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा सर्च करोगे तो ये चैनल आ जाएगा। चैनल के ऊपर ये ऐसा फोटो लगा हुआ है, और देखो 36,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर। आप यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और मंजिल बैच 2026 लॉन्च हो गया है। मंजिल बैच 2026 बैंकिंग एग्जाम के लिए फाउंडेशन के लेके प्री से लेके मींस तक सब कुछ कवर होगा। एक बैच में जितने भी आगे एग्जाम आएंगे वो सारे इसमें ऐड होते जाएंगे। अभी ऑफर चल रहा है। ये हमारी नई वेबसाइट है। वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे वेबसाइट ओपन होगी, अभी सिर्फ वेबसाइट है। एप्लीकेशन बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, ये डाटा शिफ्ट हो रहा है, तो एप्लीकेशन भी एज इट इज ऐसी ही आप लोग को मिल जाएगी। एप्लीकेशन में भी एज इट इज एग्जाम का जो इंटरफेस होता है वो वाला मॉक टेस्ट आप लोग को एप्लीकेशन में भी मिलेगा। आप मोबाइल में भी दे पाएंगे, अभी भी दे सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, लेकिन एप्लीकेशन भी आ रही है। तो यहां से आप लॉग इन करेंगे। क्यूजेस है, फ्री क्यूजेस पड़े हैं। अभी 2 मॉक टेस्ट मैंने लगा रखे हैं। कोर्सेस है, कोर्सेस में मंजिल बैच है, और मंजिल बैच में 2 प्राइस है, एक 499 का, एक 699 का है। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी सिर्फ व्हाट्सअप ही चालू है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। कुछ भी पूछना है आपको बता दिया जाएगा। क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप सीधा वेबसाइट तक या कोर्स तक पहुंच सकते हैं। क्यूआर कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। चलिए भाई, अब हम अपनी वोकैबुलरी से शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहला वोकैब है आपके लिए रेक्टिट्यूड। देखिए रेक्टिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? रेक्टिट्यूड का मीनिंग होता है मोरल इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी, मतलब ईमानदारी, मतलब ऑनेस्टी, मतलब अपराइटनेस। तो रेक्टिट्यूड का मतलब हो गया कोई ईमानदार है। तो हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे? हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे। देखो हर किसी का अलग अलग एटीट्यूड होता है, हर किसी का अलग अलग एटीट्यूड होता है। तो जिसका रेक्टिट्यूड वाला एटीट्यूड है, मैंने आपको कैसे याद करवाया था? रेक्टिट्यूड, इसमें एटीट्यूड का सेंस आ रहा है, तो इसका एटीट्यूड कैसा है? रेक्टिट्यूड है, मतलब इसका एटीट्यूड ईमानदारी वाला है। ईमानदारी वाला एटीट्यूड है, अलग ही कॉन्फिडेंस है।
तो रेक्टिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा एटीट्यूड जो ईमानदारी से भरा हुआ है, मोरल इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। ऐसे अगर आपको याद हो, हमने प्रोबिटी याद कर रखा है। प्रोबिटी कैसे याद रखा था, अंकल की बेटी है तो अंकल से पूछा अंकल आपकी बेटी कैसी है, अंकल ने कहा मेरी बेटी प्रो बेटी है। तो प्रो बेटी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबिटी। तो प्रोबिटी का मतलब उसकी जो बेटी है वो कैसी है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। आई बात समझ में, बाकी सब कुछ सिंपल है। मोरल अपराइटनेस आप लोग को पता है, एथिकल रिगोर आप लोग को पता है, इंटीग्रिटी पता है, वर्चू आप लोग को पता है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर आप एग्जांपल देखेंगे, हिज रेपुटेशन फॉर रेक्टिट्यूड अर्नड हिम पब्लिक ट्रस्ट, उसकी जो रेपुटेशन थी रेक्टिट्यूड को लेके, अब रेक्टिट्यूड का मतलब ईमानदारी को लेकर के उसकी जो रेपुटेशन थी उसने कमाया, पब्लिक का ट्रस्ट कमाया उसने। ईमानदारी होगी तो आप पब्लिक का ट्रस्ट जरूर कमाओगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है ना। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाओगे तो रेक्टिट्यूड, ध्यान रखिएगा, रेक्टिट्यूड नाउन होता है, नाउन होता है। अगर आपको उसको एडजेक्टिव बनाना है तो उसको एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, रेक्टिट्यूडिनस, ठीक है, रेक्टिट्यूडिनस ये इसका एडजेक्टिव है। कैसे पता सर, लास्ट में OUS आ रहा है, इससे पता चल गया कि एडजेक्टिव है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। बार बार वोकैब देखो, वोकैबुलरी अब क्योंकि अब आज से मैं फुल फॉर्म में आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं, धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा, है ना। लेकिन आज से आ गया हूं, कल भी मैंने रात को 9 बजे 9 PM वाला सेशन स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आप लोगों को है ना बताते चलूंगा क्या करना है, ऐसा नहीं आया ये पढ़ा के निकल गया, मैं बताते चलूंगा एक स्टूडेंट को डेली बेसिस पे क्या करना है, कैसे इंग्लिश सही करनी है, मैं ये भी बताऊंगा, एक्सपीरियंस भी बताऊंगा अपना। अब मान लो आपको वोकैबुलरी में दिक्कत आती है, पता है क्यों आती है, आपको क्या लगता है मैं ये भी याद कर लूं, मैं ये भी याद कर लूं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये वाला वोकैब देख रहे हो तो आपको ये पहले याद होना चाहिए, उसके बाद जो मैं कहता हूं ना यार ये इंपॉर्टेंट है याद कर लो, वो आपको याद होना चाहिए। आप सारी चीजें याद नहीं कर सकते, और आपको लिखना नहीं है बैठ के हर एक वोकैब। अगर आपको पता है रेक्टिट्यूड एक पॉजिटिव वर्ड है, बात खत्म, आपको नहीं लिखना। बैंकिंग इंग्लिश में हम बैंक की इंग्लिश कर रहे हैं, हम SSC नहीं कर रहे। बैंक की इंग्लिश में क्या होता है, वोकैबुलरी की मैं बात कर रहा हूं, वैसे वोकैबुलरी SSC में भी काम आएगी, डिफेंस में हर जगह काम आएगी, लेकिन मैं खास करके अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करूं तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी पता है तब भी आपका काम हो जाता है। तो अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता है तो आपको लिखना नहीं है, आपको आइडिया पॉजिटिव होता है। अब आपने पढ़ लिया, हाँ यार इसका आइडिया तो था पॉजिटिव होता है, आपने पढ़ लिया, इसका मतलब ऑनेस्ट होता है। अब आपके अंदर क्या हुआ, उस वोकैब का रिवीजन हो गया। अब यही वोकैब बार बार आप लोगों को दिखाया जाएगा। शाम को 8 बजे, मैं बताना भूल गया, शाम को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे क्यूज होगा, और क्यूज का भी एक ऐसा सिस्टम आपके लिए बिठा रहा हूं। आपको पता है हमारे एडमिन है आतिश, क्या क्यूज आता है 8 बजे, लगभग 1200 से लेके 2000 बच्चा लाइव होता है जब क्यूज आ रहा होता है टेलीग्राम चैनल पर, आप आकर के देख लेना 8 बजे। तो क्यूज को भी मैं स्ट्रीमलाइन करने जा रहा हूं, एक सिस्टम ऐसा बना रहे हैं जिससे कि आपको वोकैबुलरी जब आप चाहो जब वो क्यूज दे सको, जब आप चाहो जब उससे प्रैक्टिस कर सको, ऐसा कुछ सिस्टम मेरे माइंड में हम प्लान कर चुके हैं। बहुत कुछ होने वाला है आगे, आप देखिए। तो वोकैबुलरी का क्या सिस्टम है सर, वोकैबुलरी लिखनी नहीं है सारी, वोकैबुलरी याद करने का एक ही तरीका है, पॉजिटिव नेगेटिव पता है, मतलब आपको कुछ ना कुछ उसका आता है वोकैब का। एक बार आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत याद हो गया, वापस हम बार बार करवाएंगे, बार बार मैं वोकैबुलरी कर पाऊंगा, आपको याद हो ही जाएगी, ठीक है। तो लिखनी कौन सी है सर, फिर वो लिखनी है जिसका आपको कुछ नहीं पता, हवा ही नहीं लग रही, क्या है ऐसा लग रहा है सर ये सिर्फ काला अक्षर लिखा हुआ है, अब ये काला अक्षर में पढ़ पा रहा हूं, मुझे नहीं पता है काले अक्षर में क्या है, उस वोकैबुलरी को आपको लिखना है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ, एंटोनिम में करप्शन, डिपेरेविटी, डुप्लीसिटी, इमोरलिटी, डिसऑनेस्टी। अब देखो ये एक डिप्रेविटी, अपन इसको डिप्रेविटी पढ़ेंगे। तो प्रेविटी, डिप्रेविटी, तो डिप्रेविटी का भी मतलब क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, है ना। डिसऑनेस्ट तो आप लोगों को पता ही है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, अपन ये क्वेश्चंस भी करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर ये वाली जो वोकैब है ये न्यू है। अब आपने एक बार पढ़ ली डिप्रेविटी, तो डिप्रेविटी आपने एक बार पढ़ लिया, डिप्रेविटी एक बार पढ़ ली, इसको मैं लिख लेता हूं क्योंकि वोकैबुलरी न्यू लग रही है। अब हम इसको आपको क्यूज में बना करके दे देंगे, आपको ऑटोमेटिक रिवीजन इसका हम करवा देंगे,
जो वोकैबुलरी अलग लगेगी उसका रिवीजन ऑटोमेटिक हम करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। बस एक बार पढ़ लो, हाँ यार ये अलग है, कभी देखी नहीं वोकैबुलरी, इसको ध्यान में रखते हैं, ये नेगेटिव है क्योंकि एंटोनिम है ऑनेस्ट का, तो नेगेटिव वोकैबुलरी है, तो इसको मैं क्यूज में आपका रिवीजन करवा दूंगा। ये है अभी हमारी आज की पहली वोकैबुलरी। आज वापस से स्टार्ट कर रहा हूं, तो हर एक चीज आपको जीरो से बताते चलूंगा, समझाते चलूंगा, रोज ये बातें नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगली वोकैबुलरी। अगली वोकैबुलरी कार्व आउट। कार्व आउट एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी न्यूज़पेपर में आती है। कार्व आउट का मतलब क्या होता है समझिएगा। कार्व आउट का मतलब होता है कि आपको है ना कोई चीज बनानी है। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि ये एक वॉल है, इस वॉल में है ना यहां पर इस तरीके से कोई दाग लग गया। अब आप पेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये दाग छुटाना है, मतलब ये दाग मिटाना है, ये दाग छुपाना है। तो आप क्या करोगे, आप इसी तरीके का कोई चीज काटोगे, बनाओगे और इसके ऊपर लगा दोगे डेकोरेटिव, तो दाग नीचे छुप गया और आपकी डेकोरेटिव चीज ऊपर आ गई। तो कहने का मतलब ये है, कार्व आउट का मतलब होता है कोई चीज को बनाना। तो कार्व आउट का मतलब हो जाएगा टू क्रिएट और स्टेब्लिश समथिंग न्यू विथ एफर्ट, ऑफन बाय टेकिंग इट फ्रॉम अ लार्जर होल। तो आप ये कह सकते हो किसी भी चीज को बनाना, अगर कोई चीज आपको बनानी है तो हम उसको कार्व आउट कहते हैं। मैं एक बार एग्जांपल पढ़ रहा हूं, शी कार्व आउट अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। तो उसने क्या करी, बनाई एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, एक अलग आइडेंटिटी बनाई। डिस्टिंक्ट का मतलब सबसे अलग आइडेंटिटी बनाई इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अलग आइडेंटिटी बनाई। किसी कोई दिक्कत? ठीक है, तो कार्व आउट का मतलब हो जाएगा मेहनत से किसी बड़े ढांचे से अलग कर कर नया स्थान या भूमिका बनाना। तो कुल मिलाकर के कोई नई चीज बनाना, उसको अपन कार्व आउट कहते हैं। अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो फोर्ज, फोर्ज का मतलब बनाना होता है। फोर्ज का मतलब कोई चीज जाली बनाना भी होता है, नेगेटिव वे में भी फोर्ज यूज होता है, लेकिन फोर्ज का मतलब कोई चीज बनाना भी होता है। एस्टेब्लिश करना कोई चीज, फैशन वही बनाना। सिजल आउट, सिजल आउट जैसे कार्व आउट है ऐसे सिजल आउट है। ठीक है, चिजल आउट, चिजल, चिजल पढ़ेंगे इसको। क्रिएट स्पेस फॉर, तो क्रिएट स्पेस फॉर मतलब कोई चीज के लिए आपने कोई चीज, मतलब कोई स्पेस आपने अपने लिए बना ली, कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपकी अलग ही स्पेस बन गई। तो कुल मिलाकर के सिनोनिम्स जो अगर आप देखेंगे तो आप ये वाला सिनोनिम्स देख सकते हैं, ये एक अलग सिनोनिम्स है, अच्छा सिनोनिम्स है, आप इसको एक बार कॉपी में लिख सकते हैं कार्व आउट के साथ। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी का ये आप लिख सकते हैं। जब भी अब आपका क्यूज होगा तो उसमें आपको ये रिवाइज करवा दिया जाएगा, जिसपे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो आपका रिवीजन में हो जाएगा, डोंट वरी। एंटोनिम में इरेज, डिसमेंटल, एबोलिश, अंडरमाइन, नलीफाई। इसका मतलब क्या है, मिटाना, हटाना। इसका मतलब अलग से कोई चीज बनाना, कुछ ऐसा क्रिएट कर देना जो इंपॉर्टेंट हो। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट वोकैबुलरी आपके साथ, डिवोल्यूशन। अब आप बताओ, डिवोल्यूशन दूसरी बार आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अपन ने डिवोल्यूशन पढ़ा था। कैसे पढ़ा था मैं बता देता हूं वापस से, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट है, मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी। ए मार्केट, बी मार्केट, सी मार्केट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो एक्स नाम का प्रोडक्ट है, इस मार्केट को भी कहा और इस मार्केट को भी कहा। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा एक्स नाम का जो प्रोडक्ट है ये 100 रुपीज में ही सेल होना चाहिए, ये 100 रुपीज में ही सेल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सी को ये लगता है कि यार यहां पर मैं इस 100 रुपीज को थोड़ा कम में बेचूंगा तो ज्यादा सेल होगी। तो सी ने क्या सोचा, सी ने कहा अगर मेरे पास पावर होती तो मैं इस एक्स प्रोडक्ट को यहाँ पे 80 रुपीज में बेचता तो ज्यादा सेल होती, इनसे आगे मैं निकल सकता था, या फिर मैं ज्यादा कुछ एडवांस कर सकता था। या तो इसने सोचा कि यार मैं इस 100 रुपीज में ये वाला प्रोडक्ट भी, वाई वाला प्रोडक्ट भी ऐड करके दे सकता हूं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना नहीं, हम जो कह रहे हैं आपको वो करना है। तो सी ने ये कहा कि मैं अलग हो रहा हूं, मुझे डिवोल्व कर दो, मुझे डिवोल्व कर दो। डिवोल्व करने का मतलब ये है जो भी अथॉरिटी है वो आप मुझे दे दो,
जो भी पावर है आप वो मुझे दे दो, अब मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं, प्राइस कम करने हैं, बढ़ाने हैं, प्रोडक्ट ऐड करने हैं, कुछ इनोवेशन करना है, तो मैं करता रहूंगा, मुझे हर बार यहां से पूछने की जरूरत ना पड़े। तो उसी को अपन कहते हैं डिवोल्यूशन। तो डिवोल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब है या तो पावर ट्रांसफर कर देना, अथॉरिटी ट्रांसफर कर देना, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देना। कहां से? फ्रॉम अ सेंट्रल बॉडी टू अ लोअर लेवल। तो सेंट्रल बॉडी क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था? लोअर बॉडी। तो सेंट्रल बॉडी से लोअर बॉडी पे पावर, अथॉरिटी अगर ट्रांसफर हो रही है तो उसको डिवोल्व कहते हैं, डिवोल्यूशन कहते हैं। तो वोकैब है डिवोल्व। डिवोल्व का मतलब कोई चीज ट्रांसफर करना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से छोटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। कोई दिक्कत किसी को? चले आगे। चलिए, अगर आप सिनोनिम्स देखेंगे तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डेलीगेशन होता है, डिस्पर्शन होता है, पावर शेयरिंग होता है, डी कंसंट्रेशन होता है। ये सारे ही मीनिंग आप लोगों को आते होंगे, सिंपल है। अगर कोई मीनिंग नहीं आता तो आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में। देखो कैसे। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या हो जाएगा? आपने ट्रांसफर करा है, डेलीगेशन कर दिया पावर का, अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कोई भी चीज ऐसी है जो किसी एक के कंट्रोल में थी, अब वो एक के कंट्रोल में नहीं रहेगी, अब वो लोकल लेवल पे चली गई है, वो सारी कंट्रोल, वो सारा पावर, तो उसको अपन डिवोल्यूशन कहते हैं। वर्ब है डिवोल्व, डिवोल्यूशन पीछे TION है तो नाउन है। और आप इसको थर्ड फॉर्म बना करके एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे फिस्कल डिवोल्यूशन, स्ट्रेंथन। तो जो फिस्कल डिवोल्यूशन है, फिस्कल डिवोल्यूशन मतलब जो फिस्कल है उसका डिवोल्यूशन करना, ट्रांसफर करना, वो स्ट्रेंथन कर रहा है लोकल गवर्नेंस को एंड अकाउंटेबिलिटी को। इज इट क्लियर? अगर आप एंटोनिम में आओगे तो सेंट्रलाइजेशन कर देना, मतलब सारा कंट्रोल सेंटर में आ जाना। कंसोलिडेशन, मर्ज कर देना सारी चीजों को, कंसोलिडेट कर देना। एक्रीशन, एक्रीशन का भी मतलब क्या होता है? एक्रीशन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्रीशन का भी मतलब यही हो जाएगा कि भाई एक ही जगह सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, है ना। अमलगमेशन का मतलब भी मिलाना होता है, यूनिफिकेशन का मतलब भी एक साथ आना होता है। तो यहां पर सारी चीजों को एक साथ लाना, यहां पर अलग अलग कर। क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? वोकैब वापस से रिपीट होती है, ठीक है। चले आगे। चलिए भाई, अब नेक्स्ट वोकैब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है, फ्रेजल वर्ब आ गई। पेयर डाउन। क्या है? पेयर डाउन। पेयर डाउन वोकैबलरी। पेयर डाउन एक नेगेटिव वोकैबलरी। नेगेटिव का मतलब कम करेगी कोई चीज को। अब अगर कोई नेगेटिव चीज को कम कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगी। कुल मिलाकर के पेयर डाउन अपने आप में कम करने वाली चीज है। पेयर डाउन का मतलब होता है रिड्यूस टू द इसेंशियल मिनिमम बाय कटिंग अवे एक्सेस। तो कहने का मतलब यह है अनावश्यक चीजों को हटा करके न्यूनतम स्तर तक घटाया गया। कुल मिलाकर के किसी चीज को घटाना, कम करना, उसको अपन पेयर डाउन कहते हैं। पेयर डाउन का मतलब कम करना होता है। द बजट वॉज पेयर डाउन टू, और पेयर डाउन के साथ टू आता है, क्यों? क्योंकि कहां तक कम करा आपने, किस लेवल तक कम करा, इसलिए टू लगाया जाता है। तो द बजट वॉज पेयर डाउन टू फोकस ओनली ऑन क्रिटिकल सेक्टर्स। तो बजट को कहां पर लगाया गया? कम करके सिर्फ उन्हीं जगह फोकस किया गया जहां पर क्रिटिकल सेक्टर्स थे। तो अपन ये कह सकते हैं बजट पहले हर जगह बट रहा था, उन्होंने कहा नहीं यार हर जगह बजट नहीं बटेगा, बजट को सिर्फ क्रिटिकल सेक्टर पे लगा। तो कहां तक कम करा? क्रिटिकल सेक्टर तक कम कर दिया बजट को। आई होप आपको क्लियर होगा। स्ट्रीमलाइन आप बोल सकते हो, कोई चीज फालतू में वेस्ट जा रही थी उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, ट्रिम कर दिया। प्रून का मतलब भी काटना होता है, कम करना होता है। मिनिमाइज्ड आप लोग को पता है, स्केल बैक आप लोग को पता है। यहां पर आपके लिए प्रून वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पर प्रून वोकैबुलरी है उसका मतलब क्या है? कम करना है। ट्रिम आप लोग को पता ही है, ट्रिमर। स्ट्रीमलाइन आप लोग को पता है, मिनिमाइज्ड आप लोग को पता है, स्केल बैक आप लोग को पता है। तो प्रून वोकैबुलरी यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रून भी बहुत एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम में अगर आप आ जाएंगे तो एक्सपेंड करना, इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है कोई चीज बढ़ रही है ना। चाहे प्राइस बढ़े, प्राइस भी बढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन आ गया। प्राइस इन्फ्लेटेड हो गई तो इन्फ्लेटेड का मतलब बढ़ना होता है। ऑगमेंटेटेड का मतलब भी बढ़ना होता है। जिसको नहीं पता स्टूडेंट को, वो इस वोकैबुलरी को नोट डाउन करेगा।
ऑगमेंटेड मतलब बढ़ना, इलेबोरेट मतलब तो आप लोग को पता ही होगा किसी भी चीज को इलेबोरेट करना, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का भी मतलब बढ़ना होता है, बढ़ाना होता है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये बातें क्लियर होंगी, ये वोकैबुलरी याद रखिएगा क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब है पेयर डाउन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी पर, अकॉर्डेड। जिन स्टूडेंट्स के डाउट है लास्ट में लेता हूं, अभी क्लास होने दीजिए, लास्ट में सारी चीजें बताऊं। अब इधर आ जाइए, अकॉर्डेड। अकॉर्डेड देखो, आपने अकॉर्डिंग सुना है, आपने एकर्ड सुना होगा, आपने डिस्कर्ड सुना होगा, आपने अकॉर्डिंग सुना होगा, ये है अकॉर्डेड। अकॉर्डेड यहां पर वर्ब है, अकॉर्ड से बनी है वर्ब। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी को भाई अपन ने कोई चीज दे दी, अलाउ कर दिया। तो अकॉर्डेड का मतलब होता है गिवन और ग्रांटेड फॉर्मली और ऑफिशियली। तो ऑफिशियली और फॉर्मली किसी भी चीज को दे देना, अलाउ कर देना, उसको अपन अकॉर्डेड कहते हैं। तो आप ग्रांटेड बोल सकते हो, आप कन्फर्ड बोल सकते हो, आप बेस्टोड बोल सकते हो। बेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, बेस्टो का भी मतलब होता है कोई चीज देना। अलॉटेड बोल सकते हो, सैंक्शनड बोल सकते हो, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। द कमिटी अकॉर्डेड प्रायोरिटी स्टेटस टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो कमिटी ने क्या करा, दिया, प्रायोरिटी दी, किसको, स्टेटस को। कौन से स्टेटस को, प्रायोरिटी स्टेटस। अच्छा, दी कमिटी अकॉर्डेड प्रायोरिटी स्टेटस। प्रायोरिटी स्टेटस किसको दिया कि भाई ये जो है ये प्रायोरिटी स्टेटस में रहेगा, इसको प्रायोरिटी देनी है। किसको दिया, टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे उनको कमिटी ने प्रायोरिटी स्टेटस का आप कह सकते हो दर्जा दिया। अगर आप एंटोनिम आओगे तो डिनाइड हो जाएगा, आप लोग को पता है। विथहेल्ड याद रखिएगा, विथहेल्ड बहुत आता है, विथहेल्ड इंपॉर्टेंट है, तो विथहेल्ड आप लोग को याद रखना है। विथहेल्ड का मतलब होता है रोकना, सप्रेस करना, है ना, छुपाना, दबाना, ये सब विथहेल्ड में आता है। रिवोक्ड, आपको पता है रिवोक्ड का मतलब क्या होता है। रिवोक का मतलब होता है कोई चीज को कैंसिल कर देना, डिनाई कर देना, रिवोक कर देना। रेसिंडेड, रेसिंडेड का मतलब क्या होता है, रेसिंड से बना रेसिंडेड। रेसिंड का मतलब होता है कैंसिल करना, है ना, रिफ्यूज्ड। ये सारे मीनिंग है आपके कैंसिल करने के। मुझे लगता है ये आपको ध्यान में होना चाहिए, एक बार रिवाइज करना चाहिए आप लोग को। रिवोक्ड आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान में रखिएगा। रिवोक का मतलब हटाना होता है, एक्सेस रिवोक कर देना, ठीक है, एक्सेस रिवोक कर दिया आपका, अब आप एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेसिंडेड। तो रेसिंडेड का भी मतलब क्या होता है, कैंसिल करना होता है, इसका मतलब। ये तीनों वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको स्टार मार्क लगा करके दे रहा हूं, ये सारी चीजें जब हम आपको क्यूज करवाएंगे टेलीग्राम के ऊपर रात को 8 बजे, तो ये सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और आपकी वोकैबुलरी के लिए एक तगड़ी चीज लेकर के आ रहा हूं, बहुत जल्द अनाउंस करूंगा। वो चीज अभी तक किसी ने नहीं सोची है, अभी तक। आपको पता है मैं जो भी कुछ करता हूं, स्टूडेंट का बिहेवियर नोट करता हूं, स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आ रही होगी, साइकोलॉजिकल सोचता हूं कि एक स्टूडेंट कितना कर सकता है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। तो मैं वही चीज लेकर के आपके लिए आता हूं। जैसे मैंने, आपने देखा मैं एग्जाम का ठीक इंटरफेस ले आया, उससे कितना अच्छा लगा आप लोग को, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया यार, एकदम एग्जाम का इंटरफेस पे पढ़ेंगे, एग्जाम के इंटरफेस पे मॉक टेस्ट देंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ अलग नहीं लगेगा। ऐसे ही वोकैबुलरी के लिए मैंने कुछ सोच लिया है, वो अभी तक इंडस्ट्री में नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत जल्द आपके पास आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका वर्ब है और ये आपका नाउन भी है, ध्यान रखिएगा। नाउन में क्या आ जाएगा, एग्रीमेंट, परमिशन। तो परमिशन के सेंस में एकर्ड नाउन में भी यूज हो सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हो गई, क्यों, क्योंकि यही वर्ब हो गया, यही नाउन हो गया। तो जब एक ही पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी हो जाए, वर्ब भी हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई। अच्छा, एक होता है डबल इंपॉर्टेंट। अब डबल इंपॉर्टेंट क्या होता है, डबल स्टार पता है कब लगेगा, डबल स्टार तब लगेगा जब एक वोकैब वर्ब में अलग सेंस देता हो, नाउन में अलग सेंस देता हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल पे लेकर के चलता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रिजोल्व, ये जो रिजोल्व है ना, ये आपका वर्ब भी होता है और ये आपका नाउन भी होता है। ये सबसे खतरनाक वोकैब है। देखो, एक तो नाउन भी है, वर्ब भी है, वैसे ही खतरनाक है। एक स्टार इसके ऊपर लगा हुआ है।
लेकिन इसका वर्ब में मीनिंग होता है किसी भी चीज को सोल्व करना, सॉल्यूशन निकालना। नाउन में इसका मतलब होता है फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन। तो नाउन में अलग मीनिंग, वर्ब में अलग मीनिंग, मतलब ये डबल स्टार वर्ड है। तो मैं एक फाइल बना दूंगा जो डबल स्टार वर्ड्स की फाइल होगी। ऐसी एक और वोकैब होती है एजेंसी, आपको पता है एजेंसी, एजेंसी। अब एजेंसी का मतलब क्या है? एजेंसी दोनों तरफ नाउन ही होता है, लेकिन इसके दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है एबिलिटी, आपके अंदर एबिलिटी कितनी है। एक होता है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत दुखी करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वोकैब हैं जो डबल स्टार वाले वोकैब है। मैं डबल स्टार वोकैब की एक अलग फाइल, एक अलग क्लास आपके लिए लेकर के आऊंगा, टेंशन मत लेना। ये सारी बातें आपको मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा। अब देखो, हमारा कल तो एग्जाम है नहीं, एक दिन में हम सब कुछ सीख भी नहीं सकते, लिमिटेड माइंड है। तो वोकैबलरी भी लिमिटेड और चीजें भी लिमिटेड रखेंगे, लेकिन रखेंगे ऐसी कि बार बार उसका रिवीजन होते रहे, ठीक है। आप बस जब मैं खड़ा हूं ना क्लास में, मान लो मैं यूट्यूब पे जब भी आ रहा हूं, भले मैं 1 मिनट के लिए आ रहा हूं, आप आ जाओ। मैं पेड में पढ़ा रहा हूं, आप आ जाओ। आपको उसके अलावा इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है खुद से, या सेक्शनल देना है खुद से। उसके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं करना। मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। और बोलो, आपको रिवीजन भी नहीं करना, मैं रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों का। मैं आप लोगों की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। बस आपने देखा है वरुण सर आए हुए, चलो क्लास में, बस मैं अपने आप रिवीजन करवाता रहूंगा आपका। आपको अगर खुद से करना है तो आप खुद से रीडिंग कर सकते हैं, एक पैसेज पढ़ सकते हैं खुद से। आप खुद से कुछ, अगर आपको टॉपिक लगता है ये टॉपिक तो सर पता नहीं कब कराएंगे, मैं भूल नहीं जाऊं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, वो आप कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि इतना प्रेशर आपके ऊपर इंग्लिश का मैं नहीं आने दूंगा। आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइए खुद से। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, सेक्शनल नहीं दोगे, तो फिर आप लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इंप्लीमेंट करने का। मॉक टेस्ट मैं आप लोग को जो दे रहा हूं, जैसे 10 मॉक टेस्ट मैंने आरबीआई असिस्टेंट के बोले, वो आप लोग को मंजिल बैच में मिल जाएंगे, और यूट्यूब पे भी मैं मॉक टेस्ट वगैरह करवाते रहूंगा, ठीक है भाई। चलो अगला वो क्या है, रैशनलाइजिंग। अब आप बताइए, तीसरी या चौथी बार आ रहा है रैशनलाइजिंग। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी रैशनलाइज आएगा, रैशनलाइज का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को इजी करना। रैशनलाइज का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को इजी करना, स्ट्रीमलाइन करना, स्मूथ करना, सिंप्लीफाई करना। मतलब ये पॉजिटिव वोकैब है सर, ये वोकैब पॉजिटिव है सर। मेकिंग समथिंग मोर एफिशिएंट और लॉजिकल बाय रेस्ट्रिक्टिंग और रिड्यूसिंग। कहने का मतलब ये है, सॉरी रेस्ट्रिक्टिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग और रिड्यूसिंग। मतलब उसको हमने रीस्ट्रक्चर कर दिया जिससे कि वो और ज्यादा एफिशिएंट हो गया और लॉजिकल हो गया। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन कोई बच्चा याद नहीं रख सकता, ना हमें करनी है याद। हमें याद रखना है रैशनलाइजिंग पॉजिटिव वोकैब है, मतलब किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करना, बात खत्म। ऐसे वोकैब याद करो, स्ट्रीमलाइनिंग, ऑप्टिमाइजिंग, रीऑर्गेनाइजिंग, सिस्टमेटाइजिंग, रिकैलिब्रेटिंग। तो ये सब क्या हो गए, पॉजिटिव वोकैब हो गए। इन सब का मतलब होता है किसी भी चीज को और इजी बनाना, सुधारना, अच्छा बनाना, सिंप्लीफाई करना। द फर्म इज रैशनलाइजिंग ऑपरेशंस टू कट रिडंडेंसी। तो इन्होंने क्या करा, रिडंडेंसी को कट करा। अब रिडंडेंसी क्या है, रिडंडेंसी का मतलब होता है कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसको अगर हम हटा दें तो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। मान लो ये एक पर्सन है और एक पर्सन ये है। अब यहां पे लाइन लगी हुई है, यहां पे लाइन लगी हुई है, इनके पास फाइल्स हैं, कोई ये सब फाइल लेकर आए हुए। पहले ये साइन करेगा ए, फिर ये साइन करेगा बी। जब इसके साइन हो जाएंगे फिर ये वाला साइन करेगा सी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अगर स्ट्रीमलाइन करना है तो क्या करें भाई, एक बंदा इसके पास जाए तो दोनों साइन ये एक साथ कर दे, फिर एक ही बार में बी के साथ साइन करवा के यहां से बाहर निकल जाए। अभी ये नाचता है, इधर आता है साइन करवाता है, फिर इधर आता है साइन करवाता है, फिर इधर आता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए कि एक ही साथ ये दोनों जो साइन करने कर दे, बी के साथ साइन करवा के यहां से सीधा बाहर निकल जाए। तो इसको अपन कहते हैं रिडंडेंसी को कट कर दिया और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया, ठीक है। तो इसी को अपन कहेंगे रैशनलाइजिंग करना या सिस्टम को सिंपल करना। एंटोनिम आप लोग को पता है, अपने आप एंटोनिम आएंगे। कॉम्प्लिकेट करना, डिसऑर्गेनाइज करना, डिस्टोर्टिंग करना। डिस्टोर्टिंग का मतलब क्या होता है, चेंज कर देना, गड़बड़ कर देना, है ना, डिसऑर्डर कर देना, उसको अपन डिस्टोर्टिंग कहते हैं। मिसमैनेजिंग आप लोग को पता है। ऑब्फस्केटिंग का मतलब कंफ्यूज कर देना होता है। ऑब्फस्केटिंग इंपॉर्टेंट वोकैब है, ध्यान रखिएगा, ऑब्फस्केट से बना है। अगर आप यहां पर देखोगे
तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी जाती है। ये क्या रैशनलाइज वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी आप इसको कह सकते हो। नाउन बनाना है तो रैशनलाइजेशन हो जाएगा, TION लग जाएगा तो ये नाउन बन जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो न्यू हैं, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ये वोकैबुलरी पहले कर चुके हैं, वोकैबुलरी देखते ही समझ में आता है हाँ यार ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब सिंप्लीफाई। उनको डेफिनेशन याद नहीं रहती है, ना डेफिनेशन याद करने की जरूरत है, फिर भी उनको वोकैब का मीनिंग समझ में आ जाता है। यही वोकैबुलरी है। हमें वहां पे डिक्शनरी खोलनी नहीं है, हमें बस पॉजिटिव नेगेटिव पता हो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम वहां पे कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे। ठीक है, हमें हमें पता होना चाहिए हम क्या एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे क्या आएगा। फालतू की चीजें हमको नहीं पढ़नी। रूट वर्ड मैं प्रैक्टिकल बनता हूं, देखो रूट वर्ड करना अच्छी बात है, लेकिन वो करना अच्छी बात है, स्टूडेंट के लिए वो रूट वर्ड याद करना बहुत बड़ी मुसीबत है। वो स्टूडेंट रूट वर्ड याद कर सकता है जो भी कॉलेज में है, जिसको पता है कॉलेज खत्म होगा तब मैं जाके बैंकिंग के एग्जाम दूंगा, वो रूट वर्ड याद कर सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी नजर में मुझे आज तक रूट वर्ड्स ने कोई फायदा नहीं करा, रूट वर्ड्स बल्कि और बड़े हो गए, और ज्यादा रूट वर्ड्स ने टाइम वेस्ट कर दिया। इसलिए मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मुझे रूट वर्ड्स नहीं आते, कुछ 2-3 आते हैं, है ना, बहुत ही कम रूट वर्ड्स आते हैं, लेकिन मैं फिर भी इंग्लिश के सारे क्वेश्चन उड़ा देता हूँ। AI से नहीं बने हो तो एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है मैं उड़ा देता हूँ। बस मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है इस एग्जाम को निकालने के लिए, डेट्स इट। वो मैं करता हूं और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं लगभग सारे एग्जाम क्लियर करता हूं, आप लोगों को मैं दिखाता भी हूं, जब भी एग्जाम देने जाता हूं स्कोर कार्ड डालता हूं, आपको पता ही है। अभी तो मैं आप लोगों को सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, डोंट वरी। डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि आपका मन है, आपकी मर्जी है, आपको करना है करो, तो मत करो, मतलब जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट रेदर देन स्ट्रिक्ट रूल, तो कोई रूल्स नहीं है, आपकी मर्जी है। अब आपने देखा होगा जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो IBPS क्या बोलता है, एडमिट कार्ड चाहिए, ID की फोटोकॉपी चाहिए, 3 फोटोग्राफ चाहिए बस, और पेन चाहिए। अब IBPS ये नहीं बोलता है कि भाई पेन लाओ मत लाओ, अब वो आपकी मर्जी है, पेन लेके जाना है नहीं लेके जाना। कहीं 30 मार खान होता है, बिना पेन के पजल बना रहे हैं, ए ऊपर सी नीचे होगा, बिना पेन के पजल बना रहे हैं वो लोग, अनसर्टेन बिना पेन के बना दी, पता नहीं कैसे बना देते हैं, बिना पेन के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं मिसलिनियस के, है ना। तो इसलिए IBPS कौन कौन चीजों को बोलता है मैंडेटरी है, जो मैंडेटरी, बाकी आपकी मर्जी है, आपको पेन लेके जाना है नहीं लेके जाना वो आपकी मर्जी है। ठीक है भाई। डिस्क्रिशनरी का मतलब ऑप्शनल होता है, नॉन मैंडेटरी होता है, जजमेंट बाइज्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलेक्टिव। अब ये इलेक्टिव क्या है, आपकी मर्जी, आपको इलेक्ट करना, इलेक्ट मतलब आपको चुनना है तो चुनो, मतलब मत चुनो। मैंडेटरी, कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, बाइंडिंग हो, आप उससे बॉन्ड हो, आप उससे बंधे हुए, प्रेस्क्राइब्ड है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है, प्रेस्क्राइब का मतलब सजेस्ट करना, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। ये एडजेक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि पीछे AR Y आ रखा है, एडजेक्टिव है। डिस्क्रिशन, TION आ गया तो नाउन हो गया, और डिस्क्रिशनरीली LY आ गया तो एडवर्ब हो गया, जिसके पीछे LY आता है वो एडवर्ब होता है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब ऐसी स्पेंडिंग जो आपका मन है, आपको करनी है तो करो। वो कर्टेल, कर्टेल का मतलब कम करना होता है, काटना होता है। ड्यूरिंग द डाउनटर्न, डाउनटर्न के दौरान आपको ऐसी स्पेंडिंग जो जरूरी नहीं है उसको आप काटेंगे, उसको आप कट करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। ग्रिपिंग, ग्राइपिंग पढ़ेंगे, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रिप, अगर ग्रिप पढ़ लेंगे तो ग्रिप का मतलब तो ग्रिप पकड़ना भी होता है, कंफ्यूज हो सकता है, इसको अपन ग्राइपिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसको अपन? ग्राइपिंग। ग्राइपिंग का मतलब क्या होता है? ग्राइपिंग का मतलब होता है कोई कंप्लेन करते रहना, बार बार कंप्लेन करते रहना, बार बार, तो उसको अपन ग्राइपिंग कहते हैं। तो ग्राइपिंग का मतलब होता है कंप्लेनिंग परसिस्टेंटली, लगातार कंप्लेन करना, ऑफन अबाउट माइनर इश्यूज, भले छोटा सा इशू है तो आप ये कह सकते हो इज इक्वल टू वाइफ। हाँ, क्या एग्जाम्पल है ना। तो ग्राइपिंग का मतलब होता है इज इक्वल टू वाइफ, तो लगातार कंप्लेन करते रहना, छोटी छोटी बातों पर लगातार शिकायत करना, उसको अपन क्या कहते हैं? ग्राइपिंग कहते हैं। तो आप कार्पिंग भी बोल सकते हो, आप निट पिकिंग भी बोल सकते हो,
आप विनिंग भी बोल सकते हो, वाइनिंग पढ़ेंगे इसको अपन, वाइनिंग अपन बोल सकते हैं इसको, स्निवलिंग बोल सकते हैं, छोटे बच्चों की तरह रोना, कैवलिंग बोल सकते हैं। इन सब का मतलब होता है रोना, बात बात पे रोते रहना, ये अपन बोल सकते हैं। अरे मेरी वाइफ की बात नहीं कर रहा भाई, एक जनरल जनरल बात कर रहा हूं, है ना, जनरल वे में। बस देखो मैं हमेशा से कहता हूं वोकैबुलरी में ट्रिक ट्रिक की तरह लो, दिल पे मत लो। अगर आप मेरी वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ट्रिक्स ऐसे ही बनती हैं, पर उसको अपन को दिल पे नहीं लेना है, बस उसको ट्रिक की तरह रखना। एंटोनिम में अगर आप देखोगे तो प्रेजिंग हो जाएगा, अपलोडिंग हो जाएगा, एंडोर्सिंग हो जाएगा, कमेंडिंग हो जाएगा, एप्रिशिएटिंग हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो गए सारे। क्लियर है, याद रहेगा आप लोग को। पायल घोष कह रहे हैं सर दूसरा शोल्डर भी डिसलोकेट हो जाएगा। नहीं, मैं ये वाला पार्ट कट कर दूंगा, जैसे ये क्लास एंड होगी ना, मैं ये वाला पार्ट कट कर दूंगा, पता नहीं चलेगा। इंस्टेड ऑफ ग्राइपिंग ही ऑफर्ड कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन। देखो इंस्टेड ऑफ ग्राइपिंग मतलब रोने धोने से अच्छा उसने क्या करा, ऑफर करा एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन। एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कोई मुसीबत आती है, कोई दिक्कत होती है, तो नहीं होते अरे यार अब क्या होगा, अब तो गया, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। उसकी जगह अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब उसके पास आगे का प्लान है। और वही जो बार बार कह रहा है अब गया, खत्म, टाटा बाय बाय, तो वो कौन है, वो कार्पिंग है, निट पिकिंग है ना, वाइनिंग है, स्निवलिंग है। स्निवलिंग स्निवलिंग का मतलब होता है रोना, है ना, कैवलिंग है। ये सारी चीजें क्या हो गई, रोना धोने वाली बातें, और बार बार जो होता है परेशान करना, बार बार कोई कंप्लेन लेकर के आना, ये वो है। अगर आप इधर आएंगे तो जो ग्राइप है वो वर्ब भी होता है, ग्राइप आपका नाउन भी होता है, याद रखिएगा। ग्राइप वर्ब भी है और नाउन भी है। आगे बढ़ जाते ग्राउस। अब देखिए जो ग्राउस है और ये जो ग्राइपिंग है एक ही बात है, चाहे मैं ग्राइप बोलूं या मैं ग्राउस बोलूं, दोनों सेम है और दोनों ही एक ही एडिटोरियल में आ रखे हैं। तो ग्राइप और ग्राउस एक ही बात है, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राउस का मीनिंग होगा वही मीनिंग ग्राइपिंग का होगा। तो ग्राउस का मतलब टू कंप्लेन और ग्रम्बल, स्पेशली हैबिचुअली। हैबिचुअली मतलब लगातार, उसकी आदत ही है, किसी की आदत होती है तो उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। तो ग्रम्बल, बैलियक, कार्प, मोन, ये मोन बर्थ वाला मोन नहीं है, ये मोन बहुत खतरनाक वाला मोन है, रेल। तो ये सब क्या हो जाएंगे। अब देखो अपन बोलते हैं ना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में अपन ट्रेन बोलेंगे। तो हिंदी वाला जो रेल है उसका मतलब क्या होता है, बार बार कंप्लेन करना, है ना, बार बार रोते रहना एक बात को लेकर के। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी सिनोनिम्स हो जाएंगी। एम्प्लॉइज कंटिन्यू टू ग्राउस अबाउट अनरियलिस्टिक डेडलाइन। तो जो एम्प्लॉइज है वो बार बार रो रहे थे, बड़बड़ा रहे थे अबाउट अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, क्योंकि जो डेडलाइंस थी वो अनरियलिस्टिक थी। सुबह फाइल दी का दिन तक दे दो कंप्लीट करके, तो अनरियलिस्टिक डेडलाइन के कारण वो लोग मन में बड़बड़ा रहे थे। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना। अच्छा यहां से भी एक आप लोग को कंसेप्ट सिखाता हूं। देखो एक कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है आप लोग को, एक कॉम्प्लीमेंट होता है ये वाला। इस कॉम्प्लीमेंट को आप कंप्लीट वोकैब के साथ एक बार देखो रख करके, ये कंप्लीट वोकैबलरी है। कंप्लीट और कॉम्प्लीमेंट, देखो कंप्लीट काफी हद तक आ गया है, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट करना, कोई भी चीज कंप्लीट करना, पूरी होना। ठीक है, जैसे जब अपन कोट पैंट पहनते हैं तो अगर उसके साथ टाई आ जाए तो टाई उस कोट पैंट को कंप्लीट कर देती है, तो जो टाई होगी वो कॉम्प्लीमेंट होगा कोट सूट का या 3 पीस का, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। आ रही है बात समझ में। जैसे अगर अपन शूज पहनते हैं तो जो सॉक्स होती है उसके अंदर, तो शूज के साथ सॉक्स पहनना, सॉक्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है शूज का। ठीक है, ऐसे ही यहां पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है मतलब तारीफ है, यहां पे आई है। आपको आई और ई में कंफ्यूज नहीं होना। कंप्लीट लिखा, कंप्लीट में क्या आता है, ई आता है, तो मतलब इसका मतलब कंप्लीट करना है, बस बात खत्म। प्रेज, अप्रूव, सेलिब्रेट, एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब एक्स्ट्रा तोल दिया, एक्स्ट्रा तोल देना किसी को। तो एक्स्ट्रा तोल देना मतलब किसी की एक्स्ट्रा तारीफ कर देना, एक्स्ट्रा तारीफ।
एक्स्ट्रा तारीफ मतलब एक्स्ट्रा तोल दिया, याद रखना। और ये एग्जाम में आ चुका है वोकैब। वर्ब ग्राउस, नाउन भी ग्राउस होता है। आप इसको नाउन बोलोगे तो कंप्लेन बोलोगे, और वर्ब बोलोगे तो कंप्लेन कर रहा है। गोइंग ओवरबोर्ड, ये आप कह सकते हैं एक फ्रेज है। गोइंग ओवरबोर्ड का मतलब क्या होता है, मान लो यहां पर बोर्ड लगा हुआ है, अब यहां पर इनको कर्टन लगाने हैं, तो इनको कहा गया बोर्ड तक ही कर्टन लगाइयो, इसके ऊपर कर्टन नहीं जाने चाहिए। लेकिन उस गधे ने कर्टन ऊपर तक लगा दिए। अब जब कर्टन ऊपर तक लग गए तो उसने आके क्या कहा, अरे यार तेरे कर्टन तो बोर्ड से ऊपर चले गए। तो मतलब एक्टिंग एक्सेसिवली बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट्स, तो जो लिमिट उसको दी गई थी उससे ऊपर ले गया, इसका मतलब बोर्ड से ऊपर चले गया, मतलब एक्स्ट्रा हो गया कुछ। तो आप एक्सेसिव बोल सकते हो, ओवर जीलस बोल सकते हो, हाइपरबोलिक बोल सकते हो, एक्स्ट्रा वेगेंट बोल सकते हो, अनरेस्ट्रेंट बोल सकते हो, मतलब लिमिट से आगे चले गया। लिमिट से आगे, अनरेस्ट्रेंट मतलब जितना उसको बोला था रेस्ट्रेंट, यहां तक रेस्ट्रिक्ट रहना था उसको, नहीं मैं तो ऊपर तक लगाऊंगा कर्टन, ऊपर तक कर्टन लगा दिए। अब ये कर्टन जब मैं बंद करूंगा तो मेरा बोर्ड छुप जाएगा ना यार, इसलिए उसको कहा था यहां तक लगा, यहां। ठीक है, क्लियर है। या आप ये भी कह सकते हो, भाई आप लोग ये सोचोगे सर अगर बोर्ड तक लगाता तब भी तो बोर्ड छुप जाता, ऊपर मेरे पास घड़ी है ना, वॉल वॉच है मेरे पास, ठीक है। अब अगर वो कर्टन यहां तक लगाता तो मैं ये पर्दा करता तो वॉच दिखती रहती, इसने ऊपर तक लगा दी कर्टन। अब मैं पर्दा करूंगा तो बताओ मेरी वॉच भी छुप गई, मुझे वॉच देखनी थी, टाइम देखना होता है, देखो सच में वॉच ऊपर लगी हुई, इसलिए बोल रहा हूं। तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा आगे निकल गया, एक्सेसिव, ओवर जीलस हो गया, ओवर एक्साइटेड हो गया, हाइपरबोलिक हो गया, एक्स्ट्रा वेगेंट हो गया, अनरेस्ट्रेंड हो गया। तो इन ट्राइंग टू इम्प्रेस इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने के लिए वो उनके सामने नाच गाना करने लग गया। दी फर्म वेंट ओवरबोर्ड विथ प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन को लेकर के, प्रोजेक्शन मतलब आगे फ्यूचर को लेकर के क्या प्लान है उसको लेकर के वो ओवरबोर्ड चलेगा। सर हम ताजमहल बना देंगे, आप हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसी बातें करने लग गया, मतलब फेंकने लग गया। तो फेंकने को अपन कहते हैं गोइंग ओवरबोर्ड। क्लियर। एंटोनिम मॉडरेट रहना, रेस्ट्रेन रहना, मेजर्ड रहना, टेम्पर्ड रहना और बैलेंस रहना, तो ये सब एंटोनिम हो गए। इडियोमेटिक फ्रेज है गो ओवरबोर्ड, बात खत्म, दैट्स इट। ये थी वोकैबुलरी। मुझे पता आज की वोकैबुलरी की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, पर कोई बात नहीं, आज पहला दिन है एडिटोरियल का, तो मैं चाहता था चाहे बच्चा रिपीटर है या बिगिनर है उसको पता रहे यार वोकैबुलरी को कैसे हैंडल करना है। वैसे मेरा ये मानना रहता है कि अगर आप एडिटोरियल की क्लास में आए हो तो वोकैबुलरी हो, लिमिटेड हो, रीडिंग ज्यादा हो। आज मैंने ही वोकैबुलरी ज्यादा कर दी क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को देनी थी। अब हम आ रहे हैं एडिटोरियल के ऊपर। ये एडिटोरियल मैं आप लोग को बता देता हूं, ये एडिटोरियल है फाइनेंस कमीशन के ऊपर, मतलब हमारे एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन के ऊपर आपके लिए एडिटोरियल लेकर के आया हूं। ये एडिटोरियल जब आप पढ़ोगे आपका दिमाग खराब तो होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप लोगों को पता नहीं होंगी, क्योंकि फाइनेंस कमीशन में क्या होता है ये तो फाइनेंस वाले जाने। अब हमें पढ़ना है, समझना है ऐसे टॉपिक को जिससे हम फैमिलियर नहीं हैं। जिस टॉपिक से हम फैमिलियर नहीं होते वो टॉपिक टफ होता है और हमें लगता भी है। अब हमें उसी के लिए यूज टू होना है। तो मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ये आपके सामने एक एडिटोरियल है और ये एडिटोरियल मैंने द हिंदू बिजनेस लाइन से लिया है। एक होता है नॉर्मल द हिंदू, एक होता है बिजनेस लाइन। तो बिजनेस लाइन, बिजनेस वर्ड लग गया, इसका मतलब फाइनेंस आ गया उसके अंदर, ठीक है। अच्छा सुनो, एक छोटा सा पैराग्राफ आपके पास ये रहा, आपको पता है हम पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ जाते हैं। एक पैराग्राफ ये रहा, एक पैराग्राफ आपका यहां से स्टार्ट हुआ है और ये देखो ये यहां पर खत्म हुआ है। हाँ, उसके बाद यहां से आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है और एक छोटू सा पैराग्राफ और है जो कि लास्ट में है। तो कुल मिलाकर के कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 और ये छोटू सा 4 पैराग्राफ है। अब हम जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, चाहे वो प्री में हो या मीन्स में हो, अगर स्टोरी बेस्ड होगा तो हम पूरा आरसी पढ़ देंगे, हमें क्वेश्चन आंसर से कोई मतलब नहीं है अगर स्टोरी बेस्ड है। अगर आरसी स्टोरी बेस्ड नहीं है और खास करके इन्फ्रेंस बेस्ड अगर उसमें क्वेश्चन है
तो हम पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम पहले क्वेश्चन आंसर पे आकर के कुछ कीवर्ड्स को नोट डाउन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फटाफट रीड करो पहले क्वेश्चन को भाई। पढ़ लिया? देखो, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज कैसे पढ़ना होता है ये बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एस्टेब्लिशेस, मतलब कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एस्टेब्लिश कर रहा है किस चीज को, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन, बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स सक्सेस, जो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स की सक्सेस है वो, और जो ऑथर का व्यू है ऑन देयर ग्रीवेंसेस। देयर ग्रीवेंसेस का मतलब स्टेट के जो ग्रीवेंसेस है, स्टेट की जो कंप्लेन है वो, और उनकी जो सक्सेस है उनके बीच का रिलेशन क्या है। तो उसका मतलब जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें सक्सेस के बारे में भी बताया गया होगा और हमें उनके ग्रीवेंसेस के बारे में भी बताया गया होगा। हम वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अब आप बताओ क्या ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो? कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही होगा, पढ़ोगे सेंस समझोगे तभी होगा ये क्वेश्चन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। आगे बढ़ जाते हैं। रिगार्डिंग दी वर्टिकल डिवोल्यूशन फॉर्मूला, तो एक वर्टिकल डिवोल्यूशन फॉर्मूला है, तो आपको पता है पैसेज में कहीं ना कहीं तो हो गई। हाउ डज दी 16th फाइनेंस कमीशन अप्रोच डिफर फ्रॉम 15th फाइनेंस कमीशन अप्रोच? ये क्वेश्चन इजी हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। हम पढ़ेंगे 15 फाइनेंस कमीशन क्या था, 16 क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस को पढ़ेंगे और आकर के आंसर लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बेस्ड ऑन दी पैसेज व्हाट इज द इन्फर्ड रैशनले? रैशनले का मतलब क्या होता है? जस्टिफिकेशन, लॉजिक। रैशनले ये आ रखा है मतलब नाउन है, तो लॉजिक क्या है ना? जस्टिफिकेशन क्या है किसके पीछे? बिहाइंड स्टॉपिंग, स्टॉप कर रहे हैं ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर को स्टॉप किया जा रहा है एंड ऑफ बजट बोरोविंग को स्टॉप किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं लिखा होगा भाई ऑफ कॉस्ट, ऑफ क्या है, ऑफ बजट बोरोविंग को स्टॉप करो। ठीक है, पढ़ लेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑथर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग द 16th फाइनेंस कमीशन? अब आपको क्रिटिसिज्म निकालना है भाई। ऑथर ने कुछ गालियां दी हैं किसको? 16th फाइनेंस कमीशन हैंडलिंग ऑफ सेस एंड सरचार्जेस। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो सेस और सरचार्जेस को हैंडल कर रहा है, उसको लेकर के ऑथर जो है वो नाराज है। तो ऑथर क्यों नाराज है वो बताना है, पढ़ लेंगे भाई ऑथर क्यों नाराज है। फिफ्थ में आ जाते हैं। बेस्ड ऑन दी पैसेज कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इन दी 16th फाइनेंस कमीशन। तो बोला जा रहा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में आप लोग को बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इससे रिलेटेड हैं। तो ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर दी फॉलोइंग असर्शन अबाउट दी फिस्कल डिसिप्लिन एंड ग्रांट्स मेंशन इन दी पैसेज। तो फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर के, और जो ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज अलाउ करना, और जो अलाउ किया गया है मेंशन इन दी पैसेज। अच्छा, जो अलाउंस दी गई है और जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको लेकर के जो भी पैसेज में दे रखा है उसको आपको यहां पर बताना है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन। आपने देखा क्वेश्चन कैसा है? तो ये थे आज के 6 क्वेश्चन। 6 के 6 क्वेश्चन आपको पता है बहुत तगड़े क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों को पूरा पैसेज अगर समझ में आएगा तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा एक बार को। अब पैसेज में जाने से पहले मैं आप लोगों को वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बता देता हूं क्या होता है, नहीं तो आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा। सुनो, यहां पे बताता हूं, यहां बता देखो। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ये लाइन वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल का मतलब होता है टॉप से डाउन, और यहां पर लेफ्ट से राइट होता है। अबे लेफ्ट से राइट का मतलब यह है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। और वर्टिकल का मतलब होता है टॉप पे कौन होता है? सेंटर, और डाउन में कौन होता है? स्टेट।
तो जब बात वर्टिकल की होगी तो मतलब कोई चीज सेंटर से स्टेट पे ट्रांसफर की जा रही है, क्योंकि बात हो रही है डिवोल्यूशन की। डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पावर और अथॉरिटी को ट्रांसफर करना। तो जब वर्टिकल डिवोल्यूशन आएगा तो इसका मतलब सेंटर से स्टेट पर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, और जब हॉरिजॉन्टल आएगा तो स्टेट टू स्टेट कोई चीज ट्रांसफर हो रही है। आई बात समझ में? अब आप ये पैसेज पढ़ो, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो, टाइमर लगा देता हूं। मेरे हिसाब से 1.5 मिनट बहुत है, फिर भी अगर आपसे 1.5 मिनट में नहीं बने तो आप लोग वीडियो पॉज कर देना। और यार हरप्रीत कौर रुकिए, अभी आपको मैं बताता हूँ सब कुछ। हरप्रीत कौर थोड़ा वेट करिए बस। दो तीन स्टूडेंट ने डन लिखा है। हाँ भाई, कैसा लगा लेवल? अब आप कहोगे सर ये तो टफ है। टफ नहीं है, टफ नहीं है। आप लोग टफ बना देते हो वो बात अलग है, टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे पढ़ना होता है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कल आपका एग्जाम नहीं है, और हम छोटे बच्चे नहीं है कि पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे फिर हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। जब हमें एग्जाम में ये चीज फेस करनी है तो हम प्रैक्टिस भी तो उसी सोर्स से करेंगे जो एग्जाम में आ रहा है, और जो टफ चीज होगी उसको इजी कैसे बनाया जाता है ये अप्रोच हमें सीखनी होगी। वही मैं अब आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं भी चाहूं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इजी एडिटोरियल करवा सकता हूं, उससे क्या होगा मेरे व्यूज आ जाएंगे। इजी एडिटोरियल करवाऊंगा, इजी आरसी कराऊंगा, मेरे व्यूज आ जाएंगे। क्यों? स्टूडेंट आएगा कहेगा अरे यार ये सर तो बहुत तगड़े हैं, इनसे पढ़ते हैं तो पूरा आरसी भी हो जाता है, सारे क्वेश्चन के आंसर भी सही हो जाते हैं। नीचे कमेंट्स में लिखेंगे बच्चे, सर आज 8 क्वेश्चन में से 7 सही हुए, मजा आ गया। क्या एडिटोरियल पढ़ाते हो आप? 6 क्वेश्चन में से 6 सही हो गए सर, मजा आ गया। लेकिन ये सिर्फ यहीं सही हो रहे हैं क्लास के अंदर, एग्जाम में सही नहीं होंगे। यहां पर ऐसा होना चाहिए कि सर क्या क्वेश्चन है, दिमाग ही घूम गया। उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी। क्योंकि मेंस में सिर्फ आरसी नहीं आएगा, मेंस में आपके पास इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। मेंस में आपके पास एक छोटा सा थीम पूछ लेगा वो आपको पैसेज दे करके। मेंस में वो आपसे पूछ सकता है इसको वीक कैसे करें, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्लोज टेस्ट को कैसे आप लोग समझ पाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ इस एक एडिटोरियल से कवर हो जाएगी। हालांकि मुझे पता है ये जो मैंने आपको लेवल करवाया है बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन यही लेवल एग्जाम में आ रहा है। आप लोगों को पता है आंसर की आईबीपीएस दे देगा। जब आंसर की आईबीपीएस दे देगा तब मैं आकर के प्रूफ कर दूंगा जिस सोर्स से मैं एडिटोरियल ले रहा हूं वही सोर्स आईबीपीएस यूज कर रहा है। ये मैं बात आपको आज बोल रहा हूं, अभी 2026 का एक भी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ। जो वोकैबुलरी मैं दे रहा हूं वही वोकैबुलरी 2026 के एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो हम इसको समझते हैं, इसको इजी कैसे करना है। बहुत इजी है, मैं बताता हूं कैसे। आप समझो यार मेरे को तो इतना ही पढ़ना है, चलो इतना पढ़ते हैं। इन इट्स अवॉर्ड फॉर द शेयरिंग ऑफ टैक्स रिसोर्सेज, कहा जा रहा है इन इट्स अवॉर्ड फॉर द शेयरिंग ऑफ टैक्स रिसोर्सेज। तो कोई अवॉर्ड की बात हो रही है और शेयर हो रहा है, क्या टैक्स रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं।
फॉर द 2026 टू 31 पीरियड। तो 2026 से 31 तक लेकर के कोई टैक्स के रिसोर्सेज शेयर किए जा रहे हैं। द 16th फाइनेंस कमीशन हैज मैनेज्ड टू स्ट्राइक अ फेयर बैलेंस बिटवीन रिवॉर्डिंग इक्विटी एंड एफिशिएंसी। तो बोला जा रहा है जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो मैनेज कर पाए फेयर बैलेंस बनाने में, किसके बीच में, इक्विटी के बीच में और एफिशिएंसी के बीच में। कोई दिक्कत, पॉजिटिव बातें चल रही हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, इट, अब इट किसके लिए आएगा, 16th फाइनेंस कमीशन के लिए आएगा। इट्स शॉर्ट टू एड्रेस अ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंस ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स by carving out a slightly larger share for the resource pie for them as a report। अब क्या कहा गया, इट किसके लिए, फाइनेंस कमीशन के लिए। इसने क्या करा, एड्रेस करा किसको, कुछ कंप्लेन चल रही थी, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत समय से कोई कंप्लेन चल रही थी। बेटर परफॉर्मिंग मतलब जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लीजिए दो वर्कर, अगर एक वर्कर अच्छा काम करेगा दूसरा अच्छा काम नहीं करेगा, अगर दोनों को सेम चीजें दे तो जो अच्छा काम कर रहा है नाराज नहीं हो जाएगा, यार मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं मेरे को भी उतना, ये बेकार काम कर रहा है इसको भी उतना। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन को भी ये देखना होता है कौन सी स्टेट अच्छा काम कर रही है, कौन सी बेकार कर रही है। जो अच्छा स्टेट काम कर रही है उसको फिर कुछ ना कुछ अवार्ड दिया जाता है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उन्होंने देखा जो बेटर परफॉर्मिंग साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स है, बाय कार्विंग आउट, तो बाय के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आए तो ऐसा करते हुए, कैसा करते हुए, कार्विंग आउट मतलब बनाना, हमने पढ़ा था ना कार्व आउट मतलब कोई चीज बनाना। तो इन्होंने बनाई, क्या बनाई, अ स्लाइटली लार्जर शेयर, एक स्लाइटली हल्का सा लार्जर शेयर, ज्यादा शेयर दे दिया ऑफ द रिसोर्स पाई, जो रिसोर्स पाई थी। रिसोर्स मतलब देखो रिसोर्स बट रहा है मतलब पैसा बट रहा है। पैसा बटने का मतलब क्या है, जो भी टैक्स इकट्ठा होगा वो टैक्स से स्टेट में भी पैसा जाता है, तो अब पैसा बट रहा है। तो पैसा बढ़ते समय इनको लार्जर शेयर दिया गया रिसोर्स पाई का, फॉर देम एज अ रिवॉर्ड के लिए। हाँ भाई देख, देखो ज्यादा दे दिया, अब तो चुप हो जा, तूने अच्छा काम करा, देख देखो पैसा भी ज्यादा दे दिया। तो यहाँ पर जो 16th फाइनेंस कमीशन था उसने ऐसे करके ये जो प्रॉब्लम थी इसको सोल्व करी। क्या कोई कीवर्ड आया, क्या कोई अभी तक कीवर्ड आया, नहीं आया, अभी तक कोई कीवर्ड नहीं आया। अब आ जाते हैं आगे। तो इन दी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझ गए, स्टेट से स्टेट में जा रहा है, क्या है फॉर्मूला। तो बोला जा रहा है इन दी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला इक्विटी पैरामीटर्स सच एज इनकम डिस्टेंस फ्रॉम द रिचर स्टेट्स एंड एरिया हैव बीन पेयर्ड डाउन। अब यहां तक पकड़ते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, सुनिएगा। सो इन दी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला, अब बात हो रही है जब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला आता है, क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और वर्टिकल डिवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है या ये लोगों के बीच में क्या रिलेशन है बताओ, ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है इक्विटी पैरामीटर्स। अब आपको पता है सच एज के बाद सब क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं। सच एज जैसे ही आता है इसके बाद एग्जाम्पल है, मतलब हमारे काम की। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी पैरामीटर्स को पकड़ेंगे, सच एज के बाद यहां तक ये सब कुछ कचरा है, एडिशन फॉर्मेशन एग्जाम्पल है। हम देखेंगे इक्विटी पैरामीटर्स हैव बीन पेयर डाउन, इक्विटी पैरामीटर्स को पेयर डाउन कर दिया, इक्विटी पैरामीटर्स को पेयर डाउन कर दिया। अब सर ये इक्विटी पैरामीटर्स क्या होता है, वही तो समझने के लिए आगे सच एज लगा करके लिखा है, मतलब इनकम डिस्टेंस। अब इनकम डिस्टेंस क्या है, किसी की इनकम कम है किसी की ज्यादा है, तो जिसके पास इनकम कम है उसी को इक्विटी पैरामीटर्स कहा गया। इनकम से डिस्टेंस है मतलब इनकम की कम है, तो उसी को इक्विटी पैरामीटर कहा गया। फ्रॉम द रिचर स्टेट्स, तो रिचर स्टेट्स के पास मान लो ज्यादा इनकम है, जो रिचर स्टेट्स नहीं है पुअरर स्टेट है उनके पास कम इनकम है, तो उसको इन्होंने क्या कहा, इक्विटी पैरामीटर कहा। और इस इक्विटी पैरामीटर को क्या किया गया है, पेयर डाउन करा गया, मतलब कम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वाइल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, वाइल हालांकि जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ये कोमा और ये कोमा हटा दूं, एडिशन फॉर्मेशन बाद में पढ़ लूं। तो वाइल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैज बीन अकॉर्डेड जेनरस एम्फेसाइजेस, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर उस कंट्रीब्यूशन को हैज बीन अकॉर्डेड, अकॉर्डेड का मतलब देना, अलाउ करना। जेनरस, जेनरस का मतलब आप याद करिए मैंने आपको बताया था, जेनरस का मतलब होता है जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा कर देना कोई चीज, है ना। मान लो कोई भिखारी गया,
पैसे मांगने। उसको लगा यार, शक्ल से लगा यार 10 रुपए देगा यार, ये 10 रुपए दे दे, बहुत बड़ी बात है इसके लिए। उसने 100 का नोट दे दिया। तो क्या कहेगा यार, आप बहुत जेनरस बनते हो, ठीक है। और भिखारी से आपको याद रखना है, एक वोकैब होता है मीक। मीक इज इक्वल टू भीख। तो मीक का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। जब भी कोई भीख मांगेगा तो विनम्र होके भीख मांगेगा। ऐसा नहीं बोले अरे 10 रुपए निकाल, 10 रुपए डाल इधर, ऐसे भीख नहीं मांगेगा वो। तो मीक से बना विनम्र, और मीक से बना भीख, और भीख विनम्र होके मानी जाती है, मांगी जाती है। तो मीक का मतलब विनम्र होता है, ठीक है। ऐसे ही जेनरस का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाना। तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एम्फेसाइज करना मतलब जोर देना। अब आपको पूरी गणित समझ में आ जाएगी। ये जो सेंटेंस था ये आपको ऐसे पढ़ना था कि बात हो रही है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की। सर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, पढ़ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमें क्या पता फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। यहाँ पे बोला है इक्विटी पैरामीटर को कम किया है। अब सर ये इक्विटी पैरामीटर क्या होता है, देखो उन्होंने बताया जैसे कि इनकम डिस्टेंस, जो अमीर स्टेट है उसमें और गरीब स्टेट में कितना फर्क है इनकम का, तो उसी को इक्विटी पैरामीटर का अब कहा गया, उसको कम कर दिया गया। हालांकि कम तो कर दिया है, चलो यार तुम गरीब हो ऐसा नहीं है, तुम कम पैसा कमा रहे हो तो है ना, हम तुम्हारे को ये चीजें नहीं देंगे वो चीज नहीं देंगे, थोड़ा कम कर देते हैं, चलो तुम कम कमा रहे हो, अब हम जितना पहले काटते थे उतना नहीं काटेंगे, लेकिन काटेंगे तो। अब हालांकि ये कर दिया, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है उसको ज्यादा जोर दिया गया। हैज बीन अकॉर्डेड जेनरस एम्फेसाइज, उसको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जोर दिया गया। भाई तो जीडीपी में कितना दे रहा है हमारे को, आगे बात समझ में बताओ। अब आगे बढ़ते हैं एज फॉर वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब बात हो रही है वर्टिकल डिवोल्यूशन की। दी 15th फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला। अब 15th फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मूला था ये तो 16 का था, अब 15 की बात हो रही है। कह रहा है ऑफ अ 40% शेयर ऑफ डिविजिबल, डिविजिबल है ना, डिविजिबल टैक्स पूल हैज बीन रिटेन। अच्छा बोला गया है जो 15 कमीशन का फॉर्मूला था 41% का, कहा वो हम रिमेन रखेंगे। जो पहले बन गया 41% आपको मिलेगा, अभी भी वही मिलेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ तो करिए, लेकिन आ गया, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या है, आपको पता है रेवेन्यू का मतलब पैसा, डेफिसिट का मतलब कोई चीज कमी होना। इसके जो ग्रांट्स है, मतलब इसका जो अप्रूवल है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट्स है हैव बीन डन अवे विथ टू बूस्ट, हैव बीन डन अवे। डन अवे विथ का मतलब हटाना, डन अवे विथ का मतलब हटाना, डन अवे विथ, डन मतलब हो जाना, अवे विथ मतलब दूर करना, मतलब इसको रोक रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। किसको, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को रोक रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। क्यों, टू बूस्ट फिस्कल रेक्टिट्यूड। फिस्कल रेक्टिट्यूड को बूस्ट करने के लिए, फिस्कल रेक्टिट्यूड का मतलब डिसिप्लिन आप कह सकते हो, ऑनेस्टी आप लोग कह सकते हो। इसलिए वो कह रहे हैं 41% तुम्हारा मान लिया, लेकिन हम ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स है ये हम नहीं देंगे। अब सर ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, देखो जब हम आरसी करने हैं तो हमें पूरा इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है कि यार ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ग्रांट्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या होता है, सुनिएगा। मान लो ये एक स्टेट है ए, इसने अपनी स्टेट के अंदर फ्लाईओवर बनाए, है ना, जैसे आपने देखा होगा कितने शानदार शानदार फ्लाईओवर बने। ये 4 लेन का फ्लाईओवर बना, अचानक से उसको ऐसे 2 लाइन का कर दिया। इतने शानदार शानदार फ्लाईओवर बने, आपको पता ही है। ये 4 लेन का फ्लाईओवर बना था एक, उसको अचानक से 2 लाइन का कर दिया। अब मान लो स्टेट ने फ्लाईओवर बनाया, इसने कहा साहब इसमें 100 करोड़ का खर्चा आ गया फ्लाईओवर बनाने में, और हमारी स्टेट को आप एक काम करो, हमारी स्टेट के पास 80 करोड़ ही था, हमने 20 करोड़ है ना लोन लेकर के लगा दिया इसमें, क्योंकि इतना शानदार पुल बनाया हमने, 4 से एकदम से 2 कर दिया। तो ये जो 20 करोड़ है ना ये हमारे को लॉस हो रहा है, ये रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है सर 20 करोड़ का। 80 करोड़ हमारे पास था, हमने लगा दिया, लेकिन इसमें 100 करोड़ लगाए, तो 20 करोड़ आप हमें दे दो। तो गवर्नमेंट ने कहा बेटे इधर आ, बेटे 41% तो हम देखो दे रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो है वो अब हम डन अवे विथ, अब हम वो नहीं देंगे, क्योंकि तुम फिस्कल रेक्टिट्यूड मेंटेन नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे ऐसे पुल बना दे रहे हो। एक ऐसा भी पुल बना ये सीधा खट ये मुड़ गया, ये ले, ऐसे भी पुल बने। तो ये पुल, ये फ्लाईओवर को देखते हुए जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसने डिसीजन लिया इनको 41% तो दे दे, लेकिन इनके जो रेवेन्यू डेफिसिट है उनको हटा दो भाई, नहीं तो ये ऐसे पुल बनाते रहेंगे। आई बात समझ में। कल को पता चला ऐसा पुल बना दिया 8 बना दिया,
मैं बना देता हूँ 8। अबे 8 कैसे बनता है, ऐसे बनाता हूँ, 8 बना दिया। अब गाड़ी यहीं घूमे जा रही है, घर पहुंच ही नहीं पा रही है गाड़ी, यहीं घूमे जा रही है। ऐसे भी पुल बना सकते हैं आगे जाके। चलिए भाई अब आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ। ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज हैव बीन रेज शार्पली। अब कहा जा रहा है जो ग्रांट्स है, मतलब ग्रांट्स कौन से, रेवेन्यू डेफिसिट, यही वाले ग्रांट्स होंगे ना, क्योंकि आगे और कौन से ग्रांट्स है उसका जिक्र नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है यही वाले ग्रांट्स होंगे। कौन से, जो रेवेन्यू डेफिसिट। कहा लोकल बॉडीज को हम दे देंगे। लोकल बॉडीज का मतलब, लोकल बॉडीज क्या होती है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, गांव में जो होती है, म्यूनिसिपालिटीज हो गई, है ना, उनको अपन दे देंगे। हैव बीन रेज शार्पली, उनको हम, उनका रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो हम बढ़ा देंगे, लेकिन स्टेट को नहीं देंगे। आर्ग्यूइंग दैट द नीड्स ऑफ स्टेट्स कैन बी मेट बाय रैशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर। आर्ग्यू करते हुए कि अब जरूरत है स्टेट्स को, दी नीड्स, अब नीड्स, अब जरूरत है स्टेट्स को, कैन बी मेट, कि वो मिले, किससे मिले, रैशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर। रैशनलाइजिंग का मतलब जो रिडंडेंसी उसको कट करें और ऐसे एक्सपेंडिचर करें जो कि रीजनेबल, ऐसे एक्सपेंडिचर करें। द पैनल हैज सेड दैट अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर एज वेल एज फाइनेंसिंग ऑफ सब्सिडीज थ्रू ऑफ बजट बोरोविंग शुड स्टॉप। ले भाई 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है, इसका आंसर मिल गया। दूसरा आंसर मिल गया कि भाई इसको स्टॉप करने को क्यों बोला है। कहा भाई अब तुम अनकंडीशनल कैश भी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, किसके थ्रू, ऑफ बजट बोरोविंग के थ्रू। क्यों नहीं कर पाओगे, इसीलिए, देयरफॉर मतलब इसी वजह से, इसीलिए दी नियरली 3 लाख करोड़ ग्रांट्स अवॉर्डेड बाय दी 15th फाइनेंस कमीशन। कहा जा रहा है इसी वजह से 3 लाख करोड़ का जो ग्रांट्स आपको मिला था, जो पैसा आपको मिला था 15 कमीशन के अंदर, टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट। आपको 3 लाख करोड़ दिया गया था, 3 लाख करोड़ तुम्हें रेवेन्यू डेफिसिट के लिए दिया गया था 15 फाइनेंस कमीशन में, हैव बीन डन अवे विद। वो भी अब हम तुमसे ले लेंगे, छीन लेंगे बेटा, वो 3 लाख करोड़ भी अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में, सुन रहे हो क्या कहा जा रहा है भाई। 15 फाइनेंस कमीशन जो हुई थी उसमें 3 लाख करोड़ दे दिया था। अच्छा तुमने ऐसे फ्लाईओवर बना दी, क्या नुकसान हो गया तुम्हारा, लो 3 लाख करोड़ रखो, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहा जो तुमको 3 लाख करोड़ मिले थे, देखो देयरफॉर, इसीलिए जो नियरली 3 लाख करोड़ आपको दिए गए थे 15 फाइनेंस कमीशन में एलिमिनेट करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट, हैव, अब हैव किसके लिए आवा, प्लूरल कौन सी चीज है, ये ग्रांट्स, वो ग्रांट्स हैव बीन डन अवे विद। अब वो भी नहीं मिलेंगे, अब वो 3 लाख करोड़ भी नहीं मिलेंगे भाई तुमको। बट ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज हैव नियरली डबल। लेकिन जो लोकल, अर्बन लोकल बॉडीज है, अब अर्बन के अंदर जो लोकल बॉडीज है उनको डबल मिलेंगे, 9.4 लाख करोड़ रुपए उनको दे देंगे अपन। आइडियली द रेशियो ऑफ फाइनेंस पैनल ट्रांसफर टू डिस्क्रिशनरी नॉन फाइनेंस पैनल ट्रांसफर शुड राइज। इसको पढ़ेंगे बाद में, है ना। पहले आ जाते हैं अपन क्वेश्चन आंसर पे। 2 क्वेश्चन आंसर को बनाते हैं, फटाफट आ जाओ। आप लोग खुद आंसर दोगे, इतने तगड़े क्वेश्चंस का आंसर अब आप लोग खुद अपने हाथों से करोगे। इसका आंसर दो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का आंसर दो फटाफट। आ जाइए, आपको बताना है कौन सी चीज आप इन्फर कर सकते हैं पैसेज में से, ठीक है। चलो समझते हैं। द कमीशन हैज ऑल्टर द वर्टिकल डिवोल्यूशन फॉर्मूला बाय रिड्यूसिंग स्टेट शेयर ऑफ द डिविजिबल टैक्स पूल। नहीं, उन्होंने 41% को सेम रखा था, फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। भाई उन्होंने कहा था ना 41% तो सेम रखना है, लेकिन तुम्हें रेवेन्यू डेफिसिट नहीं देंगे, तो 41% तो इस, ये कह रहा है बिलो, बिलो नहीं करा, सेम रखा था, रिमेन सेम था। इनकम डिस्टेंस एंड एरिया आर ट्रीटेड एज इक्विटी पैरामीटर इन दी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला। इसको देख लेंगे, इनकम डिस्टेंस को और एरिया को क्या ये ट्रीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको डाउट में रख रहा हूं मैं भी। द कमीशन इंट्रोड्यूस कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, हाँ ये पढ़ा तो था, एज अ न्यू पैरामीटर टू एड्रेस द ग्रीवेंस फॉर बेटर परफॉर्मिंग स्टेट। इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। द वेटेज फॉर इनकम डिस्टेंस वाज इंक्रीज टू 45%। अरे यार 45% कहां से आ गई बीमारी, ये तो हमने नहीं पढ़ा था। अब एक बार सेकंड और थर्ड को मैं कंफर्म कर आता हूं। देखो ये था, यहां पर पैरामीटर क्या था, इनकम डिस्टेंस, अरे वाह एरिया भी लिखा हुआ है।
ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड सही है। उसके बाद जीडीपी वाली कोई बात हुई थी क्या? हाँ हुई थी, ये कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ हो सकता है क्या? इनकम डिस्टेंस वॉज इंक्रीज, नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा कि उसको 45% तक इंक्रीज कर दिया, तो मैं इसका आंसर बी लगाऊंगा। आ गया आंसर। अब आप बताओ, कोई दिक्कत? अभी मैंने क्या किया, मैंने एक ही पैराग्राफ पढ़ा, एक तो छोटू सा था, और एक ही पैराग्राफ पढ़ा, दो क्वेश्चन के आंसर आएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, और एक और क्वेश्चन पे लेकर के चलता हूं। वो क्वेश्चन क्या था? एक मिनट रुकिए, वो क्वेश्चन क्या था? ये रहा, इसका आंसर दीजिए। देखा, क्या बात है यार। टू इंश्योर दैट स्टेट्स नीड आर मेट थ्रू एक्सपेंडिचर, क्या बात, ये ले भाई, बात खत्म। 2 नंबर आ गए, मेंस के 2 नंबर आ गए, सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ा है। अब मान लो टाइम भी आपका हो गया, मान लो सबमिट हो गया पेपर, 2 नंबर तो आए आपके। अगर आप पूरा पढ़ते तो पूरा पढ़ने में टाइम सबमिट हो जाता, तो 2 नंबर कहां से आते? समझ रहे हो बात? अब हमारे को इन क्वेश्चंस पे वापस आना ही नहीं है। अब अगला आपके पास पैराग्राफ है, आप लोग को मैं टाइम दे देता हूं, लो भाई बनाओ। मेरे को व्यूज से मतलब नहीं है, मेरे को बस एग्जाम रेलिवेंट पढ़ाना है। जब एग्जाम में आएगा स्टूडेंट अपने आप समझ जाएंगे क्या पढ़ के आए वो। आतिश थैंक यू सो मच। आतिश ने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करा है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए भाई, एन अप्रोच दैट पुशेस राइट बेस्ड ट्रांसफर। अब देखो, एन अप्रोच, एक अप्रोच है जो पुश कर रही है। कौन सी अप्रोच है? पीछे आ, यही तो होता है, जब भी तो तुम्हें पैसे समझ में नहीं आता। उसने कहा एन अप्रोच, ये एक अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? पीछे आ, एक बार देख कौन सी अप्रोच बता रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बट ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज हैव नियरली डबल। अच्छा कहा, लेकिन लोकल जो अर्बन बॉडी थी उसको डबल कर दिया। ठीक है, अब इधर आ जाओ। आइडियली द रेशियो फाइनेंस पैनल ट्रांसफर, सुनना, जो रेशियो है फाइनेंस पैनल ट्रांसफर टू डिस्क्रिशनरी नॉन फाइनेंस पैनल, ये क्या लफड़ा है मैं बताता हूं। मान लो ये फाइनेंस ट्रांसफर है और ये डिस्क्रिशनरी है, मतलब इसको मैं डी लिख देता हूं, मतलब मैंडेटरी नहीं है, मन में आ रहा है, लग रहा है तो कर रहे। और ये क्या है? ये मैंडेटरी। मान लेते हैं इसका रेशियो है 4 और इसका रेशियो मैं कर देता हूं 1। अब क्या कहा जा रहा है कि जो रेशियो है फाइनेंस पैनल ट्रांसफर टू डिस्क्रिशनरी नॉन फाइनेंस पैनल ट्रांसफर शुड राइज, तो वो राइज होना चाहिए, शुड, आइडियली शुड वो राइज होना चाहिए। फाइनेंस पैनल ट्रांसफर टू डिस्क्रिशनरी नॉन फाइनेंस पैनल ट्रांसफर। अच्छा, इसका मतलब ये है, मान लो ये पैसा है ना, ये पैसा है। अब ये जो पैसा है, ये जो मैंडेटरी चीजें हैं उसमें 4 के रेशियो में जाएगा, और जो डिस्क्रिशनरी है उसके 1 के रेशियो में जाएगा। कह रहे हैं रेशियो और बढ़ना चाहिए। बढ़ने का मतलब ये है कि मान लेते हैं यहां पर इजी करने के लिए मैं इसको 40 कर लेता हूं, 40 रुपए बांटने, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे? 8, ये हो जाएगा 5, 8, इसको 32 रुपए मिलेंगे और इसको 8 रुपए मिलेंगे। कहा जा रहा है बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए मतलब इसको ज्यादा मिलना चाहिए, इस रेशियो में बढ़ा। तो इसका मतलब यही है कि जो रेशियो है, जो फाइनेंस पैनल ट्रांसफर है, उसका रेशियो बढ़ना चाहिए।
डिस्क्रिशनरी नॉन फाइनेंस पैनल ट्रांसफर का रेशियो कम होना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है, यही वो अप्रोच है यही वो अप्रोच है जो पुश करेगी राइट बेस्ड ट्रांसफर को विद एनफोर्समेंट ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। साथ ही साथ एनफोर्समेंट करेगी, लागू करेगी, एनफोर्समेंट मतलब लागू करना, फिस्कल डिसिप्लिन को इज दी। अब इस किसके लिए आ रहा है? एन अप्रोच के लिए आ रहा है, एन अप्रोच। और ये जो पुशेस आ रहा है तो डेट के लिए आ रहा है। तो एन अप्रोच इज दी बेस्ट वन, ये अप्रोच बेस्ट वन। अगर पूछे कौन सी अप्रोच बेस्ट है तो वो रेशियो में जो राइज करना है वो रेशियो बढ़ा दो, वही बेस्ट अप्रोच है। ओके, साउदर्न स्टेट्स हैव बीन ग्राइपिंग ओवर। ग्राइपिंग ओवर मतलब किसी एक चीज के ऊपर बार बार कंप्लेन कर रहे हैं तो ओवर आए, किसी एक चीज को लेकर के बार बार रो रहे हैं, इसी के ऊपर बार बार रो रहे हैं। कौन? साउदर्न स्टेट्स। तो साउदर्न स्टेट जो हैं हैव बीन, काफी समय से रो रहे हैं किसके ऊपर? सक्सेसिव फाइनेंस पैनल अवार्ड, जो लगातार उनको फाइनेंस पैनल अवार्ड मिल रहे हैं उसको लेकर के रो रहे हैं, उनकी शिकायत है। अब क्या है वो समझते हैं। देयर ग्राउस इज वैलिड, उनका जो गुस्सा है वो वैलिड है, बट ओवरस्टेटेड, लेकिन ओवरस्टेटेड है। इन देयर सक्सेस, उनके सक्सेस में द लेबर फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट्स हैज हैड रोल टू प्ले। तो बोला जा रहा है जो लेबर है जो नॉर्दर्न स्टेट से आई है, कहने का मतलब इनका ये होगा कि भाई जो साउदर्न स्टेट्स है, जो सक्सेसिव फाइनेंस पैनल अवार्ड है, जो लगातार पैनल अवार्ड्स मिल रहे हैं, हो सकता है उनको उतने ना मिल रहे हो, नॉर्दर्न स्टेट्स को ज्यादा मिल रहे हो, तो वो कह रहे हैं उनको ज्यादा क्यों दे रहे हो। ऐसा हो सकता है वो लोग आपस में लड़ मर रहे हो। तो यहाँ पर एक कहा गया है देयर ग्राउस, उनका जो गुस्सा है वो वैलिड तो है कि यार साउदर्न स्टेट ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, हमारे को ज्यादा पैसा दो, तुम नॉर्दर्न वाले को क्यों दे रहे हो। लेकिन ये ओवरस्टेटेड है, मतलब ये इतना भी सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि इनकी सक्सेस में, देयर सक्सेस मतलब इन साउदर्न स्टेट की सक्सेस में जो लेबर आ रही है, नॉर्दर्न स्टेट से ही तो लेबर आ रही है, हैज हैड अ रोल टू प्ले। तो नॉर्दर्न स्टेट से जो लेबर आ रही है उनका यहाँ पर रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनका भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। नेवरदीलेस, इसके बावजूद द लेटेस्ट अवार्ड डज वेल टू रिवॉर्ड देयर गवर्नेंस विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लेटेस्ट अवार्ड डज वेल टू रिवॉर्ड, तो जो लेटेस्ट अवार्ड है डज वेल, उन्होंने अच्छे से टू रिवॉर्ड देयर गवर्नेंस, उनकी गवर्नेंस को अच्छे से रिवॉर्ड करा विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड, बिना ओवरबोर्ड जाए, बिना ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाए। इन दी हॉरिजॉन्टल शेयरिंग फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल मतलब स्टेट टू स्टेट, the distance of the per capita income of state from the average of per capita income of the three richest states or income distance has been accorded a weightage, accorded a weight of 42.5% against 45% in 15th पैनल अवार्ड। तो बोला जा रहा है कि भाई 15 पैनल में 45% दिया जाता था, अभी 42 कर दिया। मतलब पढ़ लो, एक एक चीज अपन को अब यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम्स के बीच में डिफरेंस हो रहा है, बताया जा रहा है क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन अ नोटेबल पर्सपेक्टिव शिफ्ट, अगर हम नोटेबल पर्सपेक्टिव शिफ्ट देखें, जो शिफ्ट आया, वेट गिवन टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है हैज बीन रिड्यूस 12.5% टू 10%। कहा जा रहा है जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसकी भी जो वेट है उसको कम कर दिया गया है, 10% पे ले आए, पहले 12.5% था। टेकिंग इनटू अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है? टेक इनटू अकाउंट फ्रेजल वर्ब है। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है इस बात को कंसीडर करते हुए, किस बात को? द राइजिंग शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। कहा जा रहा है जो आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसको हम कट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जब एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहां पे जीडीपी में कम कंट्रीब्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ रियलिस्टिक कोर्स करेक्शन, कहा जा रहा है रियलिस्टिक कोर्स करेक्शन है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शिफ्ट। कहा जा रहा है इस शिफ्ट का रिजल्ट क्या आया? कर्नाटका, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आर दी डोमिनेंट गेनर्स, इनको ज्यादा मिला है। वाइल बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश हैव लॉस्ट आउट, और इनको नहीं मिला है। However, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश कंटिन्यू टू रिटेन द मेजर चंक ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी एरिया एंड पॉपुलेशन। कहा जा रहा है इस सेंस में इनको ज्यादा मिला है, ये जो स्टेट है इनको कम मिला, लेकिन फिर भी इनको चंक अच्छा ही मिला। चंक मतलब जो हिस्सा है वो इनको अच्छा ही मिला है, क्योंकि पॉवर्टी के बेस पे, एरिया के बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे ये लोग खा गए। लास्ट छोटी सी कुछ लाइनें, इसको पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियर रीड। आज देखिए, द लेटेस्ट अवार्ड डज नॉट कम डाउन एज हार्शली ऑन सेस एंड सरचार्ज। अरे वाह, सेस और सरचार्ज के ऊपर ऑथर क्रिटिसिज्म कर रहा था। अब वो क्रिटिसिज्म क्या है सुनिएगा। दिस लेटेस्ट अवार्ड डज नॉट कम, अरे इधर इधर इधर, लेटेस्ट वेल, एक जगह वेल था, देखो वेल था, यहां पर वेल था, यहां अच्छा था। अब क्या कह रहा है, द लेटेस्ट अवार्ड डज नॉट कम डाउन एज हार्शली, बोला जा रहा है वो इस बात पे नहीं आया, ये लेटेस्ट अवार्ड किस बात पे नहीं आया, सेस और सरचार्जेस एज द प्रीवियस वंस, जो प्रीवियस वंस ने सेस और सरचार्जेस के ऊपर बात करी थी वो ये नया फाइनेंस कमीशन नहीं कर पाया। ये क्रिटिसिज्म है ऑथर का। वाइल अर्जिंग दी स्टेट्स को अर्ज करते हुए, मतलब एनकरेज करते हुए, टू एक्सरसाइज फिस्कल डिसिप्लिन, बोला जा रहा है कि आप एनकरेज करो स्टेट को कि आप फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन रखो। द अवार्ड शुड आल्सो हैव आर्ग्यू फॉर अ सेंट्रल लिमिट टू सेस एंड सरचार्ज दैट इरोड। तो बोला जा रहा है द अवार्ड शुड आल्सो हैव आर्ग्यू फॉर अ सेंट्रल लिमिट। तो ये जो क्या कहता है, ये जो अवार्ड है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आर्ग्यू कर रहा है सेंट्रल लिमिट टू सेस, कि भाई आप एक लिमिट लगाओ सेस और सरचार्ज पे, दैट इरोड द डिविजिबल पूल। वो यहां पर क्या कर रहा है, डिविजिबल पूल को इरोड कर रहा है। मतलब इन्होंने कहा कि यार आप लोग एक लिमिट लगाओ, नहीं तो क्या करेगा, इरोड कर देगा डिविजिबल पूल को। जो पैसा बटना है, डिविजिबल पूल मतलब जिसमें जो ऐसा पूल है पैसों का जिससे पैसा बटेगा, उसको इरोड कर देगा, खत्म कर देगा। इरोड मतलब धीरे धीरे खत्म कर देना। दैट वुड हैव सीम्ड इवन हैंडेड बट ओवरऑल, कहा जा रहा है दैट वुड हैव सीम्ड का मतलब ऐसा लग रहा है इवन हैंडेड, बट ओवरऑल द 16 फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला डज वेल टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, लेकिन जो 16 फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला है वो यहां पर ने अच्छे से वेल टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अच्छे से प्रमोट करा है। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। खत्म होता है आज का हमारा ये एडिटोरियल। अब करेंगे क्वेश्चन आंसर। अब देखो सुनो, मैं आप लोग को बताता हूं कि क्या है इस एडिटोरियल के अंदर, कैसे आप लोगों को इस एडिटोरियल को इजी बनाना था। जब आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा छोटू सा, इसमें आपने देखा 16 फाइनेंस कमीशन ने अच्छा काम करा है। जो स्टेट रो रहे थे, जो स्टेट की लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्लेन थी, उसको इसको सुधारने के लिए इन्होंने कहा तुमको ज्यादा पैसा दे देंगे। ये हमने पढ़ लिया, पॉजिटिव बात होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे नीचे आए तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को समझा और इसके ऊपर क्वेश्चन आया, निपटा दिया। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। जैसे हम नीचे आए तो जब हम नीचे आए तो हमने यहाँ पर ये समझा कि भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये चीजों को बंद करा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट हो रहा था। ये जो भी बात हमने यहाँ पर पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि रेशियो बढ़ना चाहिए। जो डिस्क्रिशनरी नॉन फाइनेंस पैनल है वहां पर कम ट्रांसफर होना चाहिए और जो फाइनेंस पैनल ट्रांसफर है वहां पर ज्यादा होना चाहिए। ये एक बेस्ट अप्रोच मानी गई, ये बेस्ट अप्रोच मानी गई। उसके बाद साउदर्न स्टेट यहाँ पर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि जो लगातार जो अवार्ड मिल रहे थे इनको, उनको लेकर के इनका ये मानना था कि भाई हम ज्यादा कर रहे हैं तुम्हारे को ज्यादा मिले। लेकिन एक्चुअल में बात ये थी नॉर्दर्न स्टेट की लेबर ही वहां पर जाके इनका काम बढ़ा रही है, इनकी जीडीपी बढ़ा रही है। फिर हम नीचे गए, नीचे हमने पढ़ा भाई कितना शेयर कम कर दिया, कितना बढ़ा दिया, कौन कौन से स्टेट ऐसे जिनको ज्यादा मिला, कम मिला। ये सिर्फ डाटा से रिलेटेड बातें थी, जल्दी जल्दी काट दी। उसके बाद जब हम लास्ट में ऑथर ने कहा कि भाई सेस और सरचार्ज को लेकर के कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई लिमिट सेट होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो डिविजिबल पूल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हो गई नेगेटिव बात। आपको पूरे पैसेज में नेगेटिव पॉजिटिव बात को पकड़ते हुए चलना है। जहां पर डाटा है वो डाटा वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो वापस डाटा पे आके हम चेक कर लेंगे, हमें डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आंसर दो फटाफट। एक मिनट, लक्ष्मण जी आज वापस आए। लक्ष्मण, मैं इनका कमेंट पढ़ना चाहूंगा क्योंकि कल जब हम आरबी असिस्टेंट कर रहे थे कल, तो लक्ष्मण जी कह रहे थे सर ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखे हैं, है ना, ये क्वेश्चन हम वहां से लेकर के आए। तो आज किम भाई शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा सेम पैटर्न, पर मैं कहाँ गया भाई कमेंट्स। ओके, लक्ष्मण कह रहे हैं कि मुझसे मिस्टेक होगी, गलती से ऐसा बोल दी। कोई बात नहीं लक्ष्मण, होता है ऐसा, हम किसी से नाराज नहीं है। कभी कभी लगता है, कोई बात नहीं।
चलिए भाई देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन बेटर परफॉर्मिंग स्टेट सक्सेस। अच्छा, अब आप बताइए जो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट की सक्सेस है और जो ऑथर का व्यू है वो क्या है, सुनिएगा। द साउदर्न स्टेट रिवेनेंस आर एंटायरली इनवैलिड बिकॉज देयर सक्सेसेस सोलेली बोलना मतलब ओनली बोलना, ओनली नाम का एक भी वर्ड हमने पूरे पैसेज में नहीं पढ़ा तो मैं कैसे लगा दूं। The grievances are valid but overstated, बिल्कुल सही, because the economic success of southern state is partially बोल सकते हैं, partially मतलब काफी हद तक या कुछ हद तक attributed to labor migration। ले भाई, क्या कभी आपका क्वेश्चन गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही क्वेश्चन पढ़ा और आप पैसेज पढ़ के हो, आपका आंसर आ गया। इसको बनाओ फटाफट। श्वेता गुप्ता जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, वहां से जाके लॉगिन करिए। चलिए भाई, वर्टिकल डिवोल्यूशन फॉर्मूला, हाउ डज 16 फाइनेंस कमीशन अप्रोच, कैसे अलग है? तो 16 फाइनेंशियल इंक्रीज द शेयर ऑफ डिविजिबल पूल, नहीं। 16 रिटेन, हाँ रिटेन वाली बात पड़ी थी, रिटेन वाली बात पड़ी थी। द 16 फाइनेंशियल कमीशन रिटेन दी 41 बट री इंट्रोड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। री इंट्रोड्यूस करा था क्या? यह एलिमिनेट करा था, एलिमिनेट करा था यार, रिड्यूस नहीं करा, रिटेन एंड डबल नहीं। सी आंसर आ रहा है इसका, री इंट्रोड्यूस नहीं करा, एलिमिनेट करा था ना। रेवेन्यू डेफिसिट आप लोग को नहीं देंगे, हमें फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना, इसलिए सी आएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। ये तो अपन ने कर लिया था, इसका आंसर दीजिए क्रिटिसिज्म। श्वेता मैं बताता हूं आपको क्या करना है, रुकिए। व्हाट इज होता है स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म, बताते हैं क्या क्रिटिसिज्म है। द कमीशन वाज टू हार्श बैनिंग सेस एंड सरचार्ज एंटायरली, एंटायरली तो नहीं करा। द कमीशन फेल्ड टू इंक्रीज द डिविजिबल पूल टू इंक्लूड सेस एंड सरचार्ज, फेल्ड हो गया इंक्रीज करने में। द कमीशन शुड हैव मैंडेटेड दैट स्टेट शेयर देयर ओन सेस, नहीं। द कमीशन डिड नॉट आर्ग्यू फॉर सेंट्रल लिमिट, हाँ सेंट्रल लिमिट का बोलना चाहिए था, विच अलाउ द सेंटर टू इरोड डिविजिबल पूल। ये ले भाई डी आंसर। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन, बना। इसका आंसर दो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है। आ जाइए इसको बनाते हैं, सुनिएगा। आप लोगों ने नोट देखा क्या है? नोट देखा क्या? अगर तुमने नोट नहीं देखा तो यही चीज एग्जाम में होगी, आपको लगेगा आप सब सही करके आए हो, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब आप लोग को पता चलेगा क्या हो गया। तो भाई डायरेक्शन ध्यान से देखना है, पर नोट लिखा हुआ है। आज वो पढ़ते हैं। द 16 फाइनेंस कमीशन हैज रिटेन दी नियरली 3 लाख करोड़ रेवेन्यू, नहीं उसने कहा ना 3 लाख करोड़ रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा तुमको, बोला था ना 15th फाइनेंस कमीशन ने 3 लाख करोड़ दिया था, कहा ये भी नहीं मिलेगा तुमको। और ये कह रहा है रिटेन करके रखा, नहीं ये हटा दिया था, कट। द पैसेज सजेस्ट दैट स्टेट शुड फाइनेंस देयर सब्सिडीज थ्रू ऑफ बजट बोरोविंग रादर देन अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। तो कहा जा रहा है कि भाई आप है ना ऑफ बजट बोरोविंग से अपनी सब्सिडीज बांटो। ये वाली बात भी गलत है, क्यों? क्योंकि इसने तो मना करा है ना, स्टॉप करने को बोला था ना इसने, तो कहा गया? स्टॉप 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 करने को बोला था, लास्ट में है क्या? नहीं ये यहां पर है क्या स्टॉप? ये देखो स्टॉप, ये देखो स्टॉप। इसने कहा अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर एज वेल एज फाइनेंसिंग ऑफ सब्सिडीज थ्रू ऑफ बजट बोरोविंग। तो इसका मतलब ये है, ये पता है कौन सी बात है? ये फ्री की रेवड़ी वाली बात है।
फ्री की रेवड़ी आपने सुना होगा, मान लो इलेक्शन आने वाले, हम ये दे देंगे, हम बिजली का बिल दे देंगे, आपको कुछ भी नहीं देना बिजली का बिल। इससे क्या होगा, बिजली की कंपनी जो है उसको तो पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा ये लोग क्या करेंगे, ऑफ बजट बोरोविंग करेंगे। ऑफ बजट बोरोविंग का मतलब जितना बजट है उससे ज्यादा बोरोविंग कर लेंगे, उससे ज्यादा उधार ले लेंगे। कहा ये भी नहीं चलेगा, सब्सिडीज अपने दम पे करो तुम लोग, ये ऑफ बजट के थ्रू बोरोविंग मत करना भाई, ऑफ बजट बोरोविंग मत करना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज हैव बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, हाँ अर्बन लोकल बॉडीज के लिए डबल कर दिया गया था। द कमीशन आर्ग्यू दैट रैशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर कैन मीट द नीड ऑफ स्टेट विदाउट रिलाइंग ऑन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। ये भी सही है, काफी हद तक लगा सकते। क्यों? क्योंकि कमीशन ने कहा अगर इनका एक्सपेंडिचर अपन रैशनलाइजिंग कर देंगे तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स की। तो इसका मतलब पहला और दूसरा गलत है, हमारे को नोट वाला आंसर देना था, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अरे भाई सेकेंड वाला ध्यान से पढ़ो, सुनो। दी पैसेज सजेस्ट दैट, पैसेज ये सजेस्ट कर रहा है स्टेट शुड फाइनेंस देयर सब्सिडीज थ्रू ऑफ बजट बोरोविंग। क्या पैसेज ये कह रहा है कि अगर आपको सब्सिडीज देनी है तो आप ऑफ बजट बोरोविंग करके सब्सिडीज दो? नहीं, पैसेज कह रहा है स्टॉप कर दो उसको, फ्री की रेवड़ियां मत बांटो, ऑफ बजट बोरोविंग मत करो, बंद कर दो। हमें नोट वाला आंसर देना था, ये गलत, ये गलत। फर्स्ट और सेकंड ये सही है, फोर्थ भी सही है, क्योंकि फोर्थ में बोला गया रैशनलाइजिंग करो अपने एक्सपेंडिचर को। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूं, रैशनलाइजिंग करो एक्सपेंडिचर को। द पैनल हैज सेड दैट अनकंडीशनल, इसके ऊपर आओ, मेट, ये देखो, मेट बाय रैशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर। तो ये रहा आर्ग्यूइंग दैट, मतलब इसके ऊपर बोला है कि हम रेवेन्यू डेफिसिट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें बूस्ट करना है फिस्कल रेक्टिट्यूड को। ग्रांट्स टू लोकल बॉडी, लोकल बॉडी को दे देंगे। आर्ग्यू करते हुए कहा कि जो स्टेट है, लोकल बॉडी के लिए नहीं, जो स्टेट है अगर वो रैशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर करेगी तो उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये सेंस अपन लगा सकते हैं, यहाँ पर बोला है कौन सा हम इन्फर नहीं कर सकते, हम फर्स्ट वाला इन्फर नहीं कर सकते, सेकंड वाला नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। ए आंसर इसका हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म आज की क्लास। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की एडिटोरियल की क्लास। ये था हमारा एक एडिटोरियल जिसमें आपने वोकैब को करा। आज मैं मानता हूं क्लास थोड़ी लंबी रही होगी, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल बेसिक से आना था, बिल्कुल आप लोग को बताना था वोकैबलरी कैसे करनी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं और मेहनत करने के लिए रेडी रहता हूँ आपके लिए। आपने देखा कल रात को 9 बजे से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया आरबी असिस्टेंट का। कल ही नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन मतलब शॉर्ट नोटिस आया है, और हमने कल ही पहली क्लास लगा दी आरबी असिस्टेंट की रात को 9 बजे से यूट्यूब चैनल पर। और आज सुबह मैं आपके लिए एडिटोरियल ले आया हूँ। अब मैं आप लोगों को, अब जो स्टूडेंट, अब क्योंकि आगे मैं बात करूंगा पेड बैच की, जो स्टूडेंट पेड बैच में क्या है कैसे लेना है, अगर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो जा सकता है, मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। बाकी मैं बता देता हूं है क्या चीज। अभी मंजिल बैच 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। हम बिल्कुल जीरो से जा रहे हैं, जीरो से हम ग्रामर करेंगे, जीरो से ही हम रीडिंग करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर मैं आरबीआई असिस्टेंट के आपको 10 मॉक टेस्ट दे रहा हूं इंग्लिश के, और 5 दूंगा मीन्स के। पहले अपन प्री के करेंगे, फिर अपन करेंगे मीन्स के, ठीक है। ये भी आपको इस मंजिल बैच में मिल जाएगा, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आया है, तो मैं उसके मॉक टेस्ट आप लोग को इसी में प्रोवाइड कर पाऊंगा। ये पोस्टर है मंजिल बैच। ये कहां पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा यहां पर, वेबसाइट पर आ जाओ आप, मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे सर्च करना आप स्टडी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चले जाना सर्च करने में, क्योंकि वेबसाइट आपको पता है अभी अभी बनी है, तो हो सकता है ऊपर सर्च में ना आए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पे चले जाना। studyquik.in याद रखिएगा, और ये स्लैश जरूर दबाइएगा। ये स्लैश दबाओगे ना तो आप सीधा पहुंच जाओगे वेबसाइट के ऊपर। ये रही वेबसाइट। यहाँ पर कोर्सेस में जब आप जाओगे, देखो ये रहा हमारा कोर्स मंजिल बैच। क्या क्या है इस मंजिल बैच पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी इसमें क्या क्या है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखो क्विज़ेस पड़े हैं, स्टडी क्विक इंप्लीमेंटेशन सिस्टम है। ये वीडियो 1 मिनट और 0 मिनट, मतलब ये सिर्फ पोस्टर है, कोई वीडियो नहीं है। आपको यहाँ से सिर्फ क्यूज देने हैं, ये क्यूज बने हुए।
पहला क्विज फ्री होगा, कोई भी दे सकता है, बाकी क्विजेस के लिए आप लोग को एक कोर्स लेना पड़ेगा। ऐसे ही सारे टॉपिक के क्विजेस आएंगे, 3 क्विज होंगे हर एक टॉपिक के ऊपर, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होगा, है ना। जरूरी नहीं है 3, मुझे लगेगा यार और देना है और कुछ सिखाना है इनको तो और आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। लाइव में, यहाँ पे लाइव में क्लासेस लगी हुई हैं, ये लाइव क्लासेस आपकी 9 फरवरी से स्टार्ट होगी। अभी टाइम 3 बजे का है, मैं टाइम चेंज भी कर सकता हूँ, टाइम जब चेंज होगा आपको पहले ही बता दिया जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है 3 बजे का टाइम, अभी के लिए चेंज होगा तो आप तक पहुंच जाएगी इन्फॉर्मेशन, डोंट वरी। रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस डायरेक्ट अपलोड होगी वो यहाँ मिल जाएगी, जो भी क्लासेस लाइव होगी वो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके ले सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, सब कुछ होगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप सीधा पहुंच जाएंगे। अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर सिर्फ 10 तक ही है ना, 10 फरवरी तक ही ऑफर वैलिड है, 10 फरवरी तक ही ऑफर वैलिड है। 499 में 6 मंथ का, 699 में 12 मंथ का। 12 मंथ मतलब 1 साल। अब आगे आने वाले 1 साल में जितने भी आपके एग्जाम आते रहेंगे उन सबकी क्लासेस आपको इसके अंदर मिलती रहेगी। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मंजिल बैच कंप्लीट इंग्लिश सब्सक्रिप्शन है। जैसे देखो आरबी असिस्टेंट आया, आरबी असिस्टेंट के मैं मॉक बना रहा हूं, जो भी मॉक मैं बनाऊंगा वो आपको इसी मंजिल बैच के अंदर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? यहां पर ही फोल्डर बन जाएगा, इसी के अंदर सब कुछ इसी के अंदर होगा। इस कोर्स के अंदर यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्विज़ेस लगे हुए हैं, ऐसे ही मॉक टेस्ट आ जाएंगे, मैं बता दूंगा वो जब आएंगे कहाँ पर आपको दिखेंगे, कहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो और कहाँ पर उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जिन्होंने मेरा कोर्स 30, अब सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जिन्होंने मेरा कोर्स 31 जैन 2026 से पहले लिया था और उनकी वैलिडिटी अभी बची हुई है, सर हमारी 2 महीने की वैलिडिटी बची है, हमारी 1 साल की बची है, हमारी 2 साल की बची है, हमारी 6 महीने की वैलिडिटी बची है, तो 31 जैन 2026 को अगर आपने लिया है या उससे पहले लिया है प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उन लोगों को एक्सेस दे रहा हूं, है ना, उन लोगों को मैं एक्सेस दे रहा हूं। क्या करना है एक्सेस के लिए? 7 तारीख तक वेट करना है और ये वीडियो देख लेनी है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि क्या बात है, कब तक आपको एक्सेस मिलेगा। मैं वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूं। यूट्यूब पे आप जाएंगे, ये रहा, मैं दिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। जय, देखो इधर आओ, ये रहा हमारा चैनल, ये रहा चैनल। वीडियो पे जाओगे, ये देखो ये लिखा हुआ माय ऑल एग्जिस्टिंग पेड बैच स्टूडेंट, 11 मिनट की क्लास है, ये देख लेना, पता लग जाएगा आप लोग को क्या करना है। आप लोग के साथ मैं हूं, आप लोग टेंशन मत लो, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। मैं पहले ही प्लानिंग करके निकला था कि मेरे स्टूडेंट का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों का अगर पैसा लिया है तो मैं और जिस टीम ने लिया है वो, हम दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप तक आपका एक्सेस पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो उसका मैंने जुगाड़ यहाँ पे कर रखा है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। जो नया बच्चा है जिसको देखना है मंजिल बैच कैसे चलाना है, क्या होगा, वो सब इस छोटी सी वीडियो में मैंने बता रखा है। 16 मिनट की वीडियो है, वीडियो सेक्शन में जाके आपको ये मिलेगा, ठीक है भाई। अच्छा, वोकैबुलरी सर याद नहीं रहती है, वोकैबुलरी के लिए क्या करें? प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पर एक वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट है, एक बार ये प्लेलिस्ट घूम के आओ, फिर भी अगर वोकैबुलरी याद ना हो तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कहाँ है वो प्लेलिस्ट? वो प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी वाली, ये वोकैबुलरी मास्टर, ये प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी मास्टर। इस वोकैबुलरी वाली मास्टर में 79 वीडियोज हैं। इन 79 वीडियोज में से आप वीडियो देखना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं एक वीडियो देखी, अरे यार याद नहीं, अनसब्सक्राइब कर, ऐसे मत करना। कुछ 1-2 वीडियो देखना, उसके बाद भी याद नहीं हो तब अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे मैंने याद करवाई है, आपको रिटायरमेंट तक याद रहेगी वोकैबुलरी, कुछ ऐसे याद करवाई, ठीक है भाई। आशी, देखिए आशी, अब प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब ना तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं और ना मैं कुछ बोल सकता हूं, ना मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है। प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे क्या है क्या नहीं है वो आप उनसे ही बात करिए। मेरे प्लेटफॉर्म पे क्या है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं, और आप लोगों को कैसे एक्सेस मिलेगा, कब मिलेगा, उसकी टाइम लिमिट मैंने आपको यहां पर बता दी है। 7 तारीख तक मेरे पास डाटा अगर आ जाएगा तो आप लोगों तक डाटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 7 तारीख को नहीं आता है तो फिर मैं 8 तारीख को आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है,
सिंपल सी बात है, 7 तारीख तक आपको वेट करना है। आपने देखा मैंने क्लासेस भी 9 से लगाई है, मतलब मैं आपका क्लास का लॉस नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं है एक्सेस मिला नहीं, क्लास धमाधम चल रही है, नहीं, एक्सेस मिलेगा, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। मेरे यहाँ पर क्या है आप मुझसे वो पूछ लो, मैं वो बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत किसी को। चलें अब आज की क्लास यहीं तक रखें, यहीं तक रखता हूं। अभी अगर आपको कोर्स लेना हो, QR कोड या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ले सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज बता देता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई आप लोगों को, कहाँ है वो चीज। चलिए वो कोई बात नहीं, वो मेरे को यही बताना था कि एकदम एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस पे हम सारे क्यूजेस और मॉक टेस्ट करेंगे, एकदम एग्जाम लेवल का होगा। वो आप लोग को पता है, नहीं पता तो रात को 9 बजे मैंने क्लास ली थी, उस पर जाके इंटरफेस देख लेना। ठीक है भाई, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए थैंक यू।